तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था वहां पर से एक स्कल उठाता है और उस स्कल के अंदर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को डाल देता है। तो हमारा जियोन जब उस एक्स्ट्रा एनर्जी को उसके अंदर डालता है तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है ये क्या यहाँ पर जो ब्लू स्पिरिट थी जिसको तुमने ऑब्जर्व किया है क्या ये वही थी? वहां पर उस स्कल के अंदर से जो बॉडी शेप लेती है वो एक लड़की की होती है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि हाँ वहां पर तो सिर्फ एक बेबी था। तो वो उसे कहती है लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वहां पर से बेबी एक लड़की निकलेगी? तो हमारा जियोन कहता है कि हाँ ये लड़की निकली है। और इसी के साथ ही जब वहां पर स्पिरिट शेप ले लेती है तो वो गुस्से के साथ कहती है कि तुम लोग यहाँ पर किसको एक लड़की कह रहे हो, मैं एक लड़का हूँ। और इसी के साथ ही उनका खड़ा हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ पर उसकी मेमोरीज को तो देखा है कि वो दो भाई थे जिनमें से एक लड़का वो लड़का ही था। लेकिन अब क्योंकि हमारे जियोन ने वहां पर किसी और की स्कल उठाकर उसके अंदर यहाँ पर इसकी एनर्जी को डाल दिया, इसी वजह से वो बॉडी जो है वो एक लड़की की बन गई है। इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां पर अपनी बॉडी की तरफ देखती है तो हमारी ब्लू स्पिरिट उसे कहती है क्या तुम एक लड़की नहीं हो? तो वो अपनी बॉडी की तरफ देखने के बाद चलाकर उसे कहता है नहीं मैं एक लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वो जियोन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इसको रिवाइव करके गलती कर दी, इसको यहीं पर अभी मार डालो क्योंकि इसकी मेंटल स्टेट मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। ये एक लड़की है और ये खुद से कह रहा है कि ये एक लड़का है। तुम्हारा जियोन से कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है, हाँ थोड़ी देर पहले तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लड़की चलाकर उसे कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात करने की? मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात कर रहे हो। और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट आगे बढ़ती है, उसको गले से पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? दोबारा अगर यहाँ पर तुमने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की तो मैं यहाँ पर अभी के सभी सवाल तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाऊंगी और तुम्हारे पैदा होने के साथ में अभी यहाँ पर मार डालूंगी। तो इस बात से वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर शांत हो जाती है। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ये नहीं पूछोगे कि मैंने यहाँ पर तुम्हें रिवाइव क्यों किया है? इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसने उसकी स्कल को अपने हाथ में पकड़ रखा था। हमारा जियोन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए रिवाइव किया और साथ ही वो उसकी स्कल को वहां पर तोड़ देता है। और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ ही वो लड़की वहीं पर बैठकर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो स्पिरिट जो होती है वहां पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है और ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि तुमने इसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इसको रिवाइव किया ताकि तुम इसे यहाँ पर दोबारा से टॉर्चर कर सको क्योंकि तुमने इसकी बाइंडिंग जो इसके यानी कि इसकी स्कल के साथ इसकी बाइंडिंग थी और तुमने इसको तोड़ दिया, इसी वजह से अब इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा। लेकिन मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर इसे टॉर्चर क्यों किया है? क्या तुम इसे सजा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा जियोन जो होता है उसकी स्कल को तोड़ने के बाद उसकी राख उसके हाथ में होती है और इसी के साथ ही जियोन उसकी राख को खा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा जियोन उसकी राख को खाता है क्योंकि अब उसने यहाँ पर उसकी जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसके साथ वो बाइंड थी उसको खा लिया है। तो उसका मतलब यह है कि अब वो लड़की भी उसकी फैमिलियर स्पिरिट बन चुकी है। तो उसके साथ भी वहां पर एक रेड कलर का थ्रेड जुड़ जाता है। तुम्हारा जियोन जो होता है उसे अपनी फैमिलियर स्पिरिट बना लेता है। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि लो तुम्हारे पास तो यहाँ पर एक और फैमिलियर स्पिरिट आ गई। तो वो लड़की जो होती है वहां पर उस धागे की तरफ देखती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर इसकी गुलाम नहीं हूँ। जबकि दूसरी तरफ से हमारी ब्लू स्पिरिट सोच रही होती है कि पहली बार जब मैं इस लड़के की फैमिलियर स्पिरिट बनी थी उस वक्त मुझे भी सेम ऐसी ही फीलिंग आई थी कि मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। लेकिन असल में यहाँ पर ये लड़का कुछ बहुत ज्यादा खास है जो यहाँ पर मेरे जैसे ब्लू स्पिरिट को भी अपनी गुलाम बना सकता है, अपनी फैमिलियर स्पिरिट बना सकता है। और यहीं पर सेम टाइम के ऊपर एक दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक मास्टर जो होता है वो बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। वो अंडरवर्ल्ड असैसिन पवेलियन का मास्टर होता है, जो सन रैंक का मास्टर होता है, उसका नाम सियोक होता है। तो मास्टर सियोक वहां पर बैठा कल्टीवेट कर रहा था, उसके सामने एक मोमबत्ती बुझ जाती है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो वो जल्दी से भागता हुआ बाहर आता है और बाहर आने के बाद दूसरी तरफ आकर एक कॉल्ड्रॉन की तरफ देखता है दूसरे रूम के अंदर, जहाँ पर एक रूम के अंदर कॉल्ड्रॉन टूट चुका होता है। तो उसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता ये सब कुछ कैसे हो गया। हमारे पवेलियन मास्टर का पॉइजन आर्ट और साथ में उनकी जो स्पिरिट इंसेक्ट था वो दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन ये किसने किया होगा, है ये किसका काम है? इसके साथ ही वो मास्टर सियोक जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए अपने रूम से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर पहले से मास्टर चो बैठा होता है। वो उससे बात करने के लिए आया होता है ताकि जहाँ पर इस ट्रायल को खत्म करके उस लड़के को बाहर निकाला जा सके, यानी जियोन को बाहर निकाला जा सके। तो वो उसे कहते हैं कि फिलहाल के लिए मेरे पास इन सभी बातों का टाइम नहीं है। तो मास्टर चो कहते हैं लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा खास और मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैंने उसे अपना डिसाइपल बना लिया, प्लीज ट्रायल को रुकवाकर उसको वहां पर से निकाल दें। तो मास्टर से कहते हैं कि सब्र करो, पहले यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि फिलहाल के लिए मेरा स्पिरिट इंसेक्ट और साथ में वहां पर जितने तलिस्मन बैरियर लगाए थे वो सारे के सारे टूट गए हैं। तो तुम्हें भी जल्दी से मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा? तो शामन चो से कहते हैं कि आखिर यहाँ पर इतना पावरफुल कौन हो सकता है जो ये काम कर सकता है? लगता है कोई चैमी मोरियो वहां पर से गुजरा होगा। तो वो कहते हैं कोई चैमी मोरियो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो चैमी मोरियो कितना पावरफुल हो सकता है? क्योंकि उस बैरियर को तोड़ना किसी आम से चैमी मोरियो के बस की बात नहीं है, कोई मिस्टिकल चैमी मोरियो हो सकता है। जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ वहां पर कार्ब्स ब्लड वैली में उस वैली के अंदर जाना होगा, यानी उस खाई के अंदर जाना होगा, जाकर चेक करना होगा कि आखिर वहां पर कौन सा पावरफुल बीस्ट है जिसने उस बैरियर को तोड़ दिया है। और मास्टर चो वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है कि इस वक्त जहां पर हमारा ट्रायल चल रहा है और कार्ब्स ब्लड वैली के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल क्रीचर आ गया है जिसने वहां पर इनके बैरियर को तोड़ दिया है। तो हम लोग वहां पर जाएंगे और जाकर इसको वजह बनाकर उस ट्रायल को रोक देंगे जिससे मैं अपने डिसाइपल को बचा सकता हूं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी ब्लू स्पिरिट जो होती है वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस लड़की को अपनी फैमिलियर स्पिरिट बना लिया। जबकि वो लड़की भी वहां पर सोच रही होती है क्या मैं यहाँ पर एक फैमिलियर स्पिरिट बन गई हूँ। तुम्हारा जियोन उससे पूछता है कि अपना नाम बताओ। तो वो कहती है कि जैसे कि मैं तुम्हें अपना नाम बता दूंगी, और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। जब किसी के साथ ही जियोन जो होता है वहां पर उसके ऊपर प्रेशर डालता है और गुस्से के साथ से कहता है कि अपना नाम बताओ। और इसी के साथ ही वो चलाकर उसे कहती है हाँ सर मैं बताती हूँ मेरा नाम ग्यू सोहा है। क्योंकि जब हमारा जियोन उसके ऊपर प्रेशर डालता है उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ब्लू स्पिरिट भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये क्या, इसने तो अपना नाम भी बता दिया। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरी पालतू बनना चाहोगी? तो इसी के साथ ही वो कुत्ते की तरह वहां पर वूफ वूफ करती है। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि मुझे लगता है कि ये तो उस डिमोनिक मॉन्क से भी ज्यादा बुरी है। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि जिस स्पिरिट ने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ अपना नाम क्यों बता दिया, क्योंकि
क्योंकि जितनी भी स्पिरिट यहाँ पर ग्रीन स्पिरिट या फिर इससे ऊपर के लेवल की होती है वो कभी भी यहाँ पर अपने मास्टर को अपना नाम इतनी आसानी से नहीं बताती, और इसने यहाँ पर इतनी आसानी से अपना नाम कैसे बता दिया। और इसी के साथ ही वो जॉन की तरफ देखते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर से डबल एनर्जी निकल रही होती है। एक तो वहाँ पर ब्लैक कलर की डेथ एनर्जी होती है और साथ ही वहाँ पर एक नई पर्पल कलर की एनर्जी होती है। तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये क्या मोर्टल, मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर से डबल एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है। तुम्हारा जॉन से कहता है क्या तुम्हें भी दिखाई दे रही है। मैं भी यहाँ पर इसको देखकर पहले काफी ज्यादा हैरान हुआ था। तो वो कहती है लेकिन ये कैसे हुआ। तुम्हारा जॉन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी स्पेशल एन्चेंटमेंट टेक्निक थॉट शैटरिंग टेक्निक के अगले लेवल को अनलॉक कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। थॉट शैटरिंग टेक्निक जो है वो सिर्फ एक एनलाइटमेंट टेक्निक है और तुमने उसको कंप्लीटली पढ़ा भी नहीं था, फिर तुमने उसे अगले लेवल को कैसे अनलॉक कर लिया। और हमारे जियोन के पास यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को ब्रेक थ्रू किए बगैर ही उसका पावर लेवल यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब उसकी बॉडी के अंदर डबल कोर बन चुकी है और उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो वो कहती है इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू किए बिना ही यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो कहती है कि इसका मतलब यह है कि इस वक्त तुम्हारा लेवल जो है वो सुप्रीम पीक तक पहुंच चुका है। हालांकि तुम्हारी फिजिकल कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो इस वक्त सुप्रीम पीक राम पर पहुंच चुकी है। तुम सुप्रीम पीक राम के मास्टर्स को बड़ी आसानी से हरा सकते हो। जियोन कहता है कि सुबह होने वाली और मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। पहले मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 और लोगों को छोड़ने वाला था ताकि मैं यहाँ पर 8 लोग पूरे करके इस टेस्ट को पास कर सकूं, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर और कोई वजह नहीं बची। मैं यहाँ पर बाकी के सभी लोगों को मार डालूंगा। सभी को मारने के बाद यहाँ पर से निकल जाऊंगा क्योंकि अब मैं यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैं इस वैली से खुद से भागकर जा सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि चलो अब जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाते हैं जहाँ पर वो टैटू वाला लड़का जो होता है वो यहाँ पर हमारे जूचाम और उसके बाकी के सभी ग्रुप मेंबर्स होते हैं सभी को वहाँ पर घेर कर खड़ा होता है। वहाँ पर जूचाम और उसके साथ कुछ और ग्रुप मेंबर्स होते हैं जो कि वहाँ पर से झंडा ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास अपना झंडा होता है। टैटू वाले लड़के के पास भी अपना झंडा होता है। तो वो उनसे कह रहा होता है कि अपना झंडा हमारे हवाले करो, जबकि यूचान उसे कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हें अपना झंडा क्यों देंगे, तुम्हारे पास अपना भी तो है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर सुबह होने वाली है, हम सभी लोग यहाँ पर टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो टैटू वाला लड़का उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर वो झंडा चाहिए क्योंकि उसने वहाँ पर एक झंडे को तोड़कर उसकी लकड़ी काट ली होती है जिसके ऊपर वो एन्चेंटमेंट लिखी होती है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे झंडे के ऊपर लिखी एन्चेंटमेंट चाहिए। कि टैटू वाला लड़का जो होता है वहाँ पर बाकी के सभी ग्रुप्स को घेर कर खड़ा होता है। वहाँ पर उसके सामने जो ग्रुप होता है वो थर्ड ब्रदर यानी फोर्थ ब्रदर यूचान का होता है। तो यूचान के साथ वहाँ पर एक स्पेशल लड़की होती है जिसका नाम हारेंग होता है। तो वो उसे कहता है कि माँ हारेंग, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें यहाँ पर पूछा था कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ ग्रुप बनाना चाहोगी, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे मना कर दिया था, तुमने मेरे साथ ग्रुप नहीं बनाया था। और देखो यहाँ पर अब तुम इन लूजर्स के साथ अपना ग्रुप बना चुकी हो। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलने वाला है, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। जबकि फोर्थ ब्रदर वहाँ पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। मुझे लगता है कि टैटू वाला लड़का जो है ये कंपटीशन को खत्म करना चाहता है, हम सभी लोगों को यहाँ पर हराना चाहता है ताकि आगे इसके लिए कोई कंपटीशन ना हो। इसी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर से हमारे झंडे को तोड़ दे, जिसकी वजह से हम सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी यहाँ पर सूरज निकलने वाला है। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। जूचान जो अपने लोगों से कहता है कि यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए और रह गया है, उसके बाद सूरज निकल आएगा और इसी के साथ ही वो सारे कार्ड जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे और हम लोग अपने टेस्ट को पास कर जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़का उनसे कहता है कि हाँ तुम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाते हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अभी सूरज निकलने में काफी ज्यादा देर बाकी है। फिर साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि सभी लोग एक साथ करो। और इसी के साथ उसके साथी जो होते हैं वहाँ पर एक साथ जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो इस बात से यूचान उसका ग्रुप बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये लोग अचानक से यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हैं, हमें तो लगा था कि ये हमारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। जैसे वहाँ पर यूचान को समझ आता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि प्लीज बस करो, ऐसा मत करो वरना वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएगा। और इसी के साथ ही वो बड़ा सा चैमेमोरियो जो होता है उनकी तरफ आ जाता है और अब उसका साइज पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स के सर खाए, इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ चुकी है और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। तो हाँ रैंक कहती है कि ये क्या, ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी एनर्जी तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमें से कोई भी यहाँ पर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। और वो बीस्ट जो होता है बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ भागता हुआ आगे बढ़ता है। वो सभी लोग वहाँ पर से डर कर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर से भागना होगा, अपनी जान बचाकर भागते हैं। जबकि हाँ रैंक दूसरी तरफ टैटू वाला लड़का उसके ग्रुप की तरफ देखते हैं कि वो सभी लोग जो होते हैं अपने झंडे के इर्द-गिर्द वहाँ पर घेरा बनाकर खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या, ये बड़ा सा बीस्ट यहाँ पर आया, लेकिन उनमें से कोई भी डर कर भाग नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कि वो लोग वहाँ पर अपने झंडे के इर्द-गिर्द वहाँ पर एक गोल दायरा बनाकर खड़े हैं और वहाँ पर से भाग नहीं रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये बीस्ट जो है उस झंडे की वजह से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब बीस्ट हमारे करीब आया था उसी वक्त तो पीछे मुड़ गया था। लगता है कि इस झंडे के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से झंडे के पास चले जाओ, जितना ज्यादा तुम झंडे के करीब रहोगे वो बीस्ट तुम्हारे पर अटैक नहीं कर पाएगा। और सभी लोग वहाँ से भागते हुए अपने झंडे की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब वो लोग भागते हुए अपने झंडे की तरफ आगे भाड़े होते हैं, इसी के साथ बीस्ट वहाँ पर से एक जबरदस्त छलांग लगाता है। वहाँ पर से जंप लगाने के बाद वो आगे बढ़ता है, हारंग के ऊपर अटैक कर देता है। हारंग सबसे एंड के ऊपर होती है और वो पीछे से भागती हुई आगे बढ़ी होती है, लेकिन उसी के साथ उसके ऊपर अटैक होता है। उसकी कमर के ऊपर जब अटैक होता है तो वो जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। उसके गिरने के बाद अब बीस्ट उसका सर खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़के जो होते हैं वो उसको इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकते हैं। स्पेशली फोर्थ ब्रदर यूचान जो होता है वहाँ पर भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि उसे खींच कर ला सके। और दूसरे लड़के जो होते हैं वहाँ पर अपने पास लकड़ियां और पत्थर उस बड़े से बीस्ट को मार रहे होते हैं। तो वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर से आगे बढ़ना होगा, उस झंडे को लो, यहाँ पर सेफ जगह के ऊपर चले जाओ। लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगी क्योंकि बड़ा सा बीस्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर सूरज निकल आएगा। जब यहाँ पर सूरज निकल आएगा तो इसकी टीम यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और इसी वजह से यूचान जो होता है जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि होरैंग की हमें जरूरत है, वो अभी तक जिंदा है, वो मरी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने झंडे के पास 8 लोगों की जरूरत है। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ से बीस्ट भी अपना
मुंह खोलता है और होरैन को वहां पर खाने की कोशिश करता है और यूचान चिल्लाकर कहता है कि प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करो, इसको मत मारना। और इसी के साथ ही पीछे से आवाज आती है, हमारा जियोन वहां पर आता है और कहता है कि इसको बांध लो। और उसने अब यहाँ पर अपनी जो नई स्पिरिट बनाई है सोहा, वो सोहा से कहता है कि इसको अपनी चेन्स के साथ बाइंड करो। सोहा के पास स्पेशल एबिलिटी होती है उसकी चेन्स की, वो अपनी चेन्स के साथ वहां पर उस बड़े से चैमेमोरियो को वहां पर बाइंड कर लेती है। जैसे वो चैमेमोरियो वहां पर बाइंड हो जाता है तो वो आगे नहीं मूव कर पाता और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अचानक से इस बड़े से बीस्ट को क्या हो गया, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, ये वहीं पर रुक क्यों गया है। और इसी के साथ ही हमारा जियोन वहां पर अपीयर होता है और कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर तुम सभी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम सभी लोग यहीं पर एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो। और वो टैटू वाला लड़का भी हमारे जियोन की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या जी यहाँ पर कहाँ पर से आ गया। और दूसरी तरफ हमारा यूचान जो होता है वो सोच रहा होता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, हमें जल्दी से जल्दी होरैंग को अपने ग्रुप में लेकर आना होगा। होरैंग की तरफ दिखाते हैं कि होरैंग जो होती है वहां पर अपने आसपास वहां पर बहुत सारी चेन्स को देख पा रही होती है, क्योंकि उसके पास भी शामन्स की क्वालिटी होती है, इसी वजह से वहां पर उन चेन्स को देख पा रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ यहाँ पर ये सारी की सारी चेन्स जो है यहाँ उस लड़की के पास से निकल कर आ रही है। वो लड़की जो उस लड़के के जियोन के साथ खड़ी है और वो कोई आम सी लड़की नहीं है बल्कि वो एक स्पिरिट है। तो टैटू वाला लड़का जो होता है वहां पर चिल्ला चिल्लाकर उस मॉन्स्टर से कह रहा था कि बेवकूफ मॉन्स्टर, तुम वहां पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से उस लड़की को मार भी डालो, होरैंग को मार डालो, उसके भाई सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसी के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वहां पर से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यूचान कहता है कि ये क्या हो रहा है, बीस्ट अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा, यहाँ पर अचानक से उसे क्या हुआ है कि वो एक ही जगह के ऊपर बाइंड हो गया है। इसी के साथ ही यूचान मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से भागता हुआ आगे जाता है और जाकर होरैंग को पकड़ता है, उसे पकड़कर वहां पर साइड के ऊपर ले आता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर साइड के ऊपर आ जाओ। जबकि होरैंग उसे भी कह रही होती है क्या तुमने वहां पर उन चेन्स को देखा, क्या तुमने वहां पर उन चेन्स और साथ में उस लड़की को देखा जो उन चेन्स को यूज कर रही थी। यूचान से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यहाँ पर कैसी चीजें देख रही हो जो कि यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई चेन्स नहीं है, ना यहाँ पर कोई लड़की है। तो वो वहां पर यूचान को बता रही होती है कि वहां पर एक लड़की है और उसके साथ वहां पर वो बहुत सारी चेन्स को यूज कर रही है। इसी के साथ ही सोहा उसकी तरफ देखती है और अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि वो लड़की, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे यहाँ पर चेन्स यूज करते भी देखा है, लगता है कि वो लड़की यहाँ पर हमें देख सकती है। तुम्हारा जियोन कहता है कि तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर वो लड़की यहाँ पर तुम्हें देख सकती है। और बीस्ट जो होता है वहां पर और भी ज्यादा जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो बीस्ट अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, वहां पर जोर जोर चिल्ला रहा होता है और फिर से वहां पर मूव करना शुरू कर देता है। टैटू वाला लड़का कहता है कि ये हुई ना बात, अब जल्दी से आगे बढ़ो और उनमें से किसी एक को मार डालो, उसके बाद उनका खेल खत्म हो जाएगा। जब वो यहाँ पर उसे चीयर कर रहा था, इसी के साथ ही हमारा जियोन जंप करता है और सीधा जाकर उस बीस्ट के मुंह के ऊपर लैंडिंग करता है। वो अपने पांव के साथ उस बीस्ट को वहीं पर ग्राउंड के अंदर दंसा देता है, जिसके साथ ही वो बीस्ट जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरता है। तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हमारा जियोन जो होता है बीस्ट को नीचे गिराने के बाद उसके सर के ऊपर अपना पांव रखकर खड़ा होता है, फिर साथ ही वो उसका मुंह खोलता है, यानी कि उसके दांतों के अंदर अपना हाथ डालता है, अपना नीचे पांव जो होता है उसके निचले जबड़े में ऊपर वाले जबड़े को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर की तरफ खोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी यहाँ पर मेरे शिकार को मुझसे छीनने की। मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था, उनकी डेथ की एनर्जी को, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे हाथ से बहुत सारा शिकार छीना है। अब वो सारे का सारा वापस देने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है उसके ऊपर वाले जबड़े को ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट करता है और वो बीस्ट वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन हमारा जियोन जो होता है बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और उसका पूरे का पूरा जबड़ा उखाड़ कर अलग कर देता है। तो हमारा जियोन जो होता है उस बड़े से चैमेमोरियो को वहीं पर उखाड़, उसका जो जबड़ा उखाड़ कर उसको मार डालता है। तब उस बीस्ट को मार डालता है तो उसके मुंह के अंदर से वहां पर खून के फव्वारे निकलते हैं और बहुत सारा खून जो होता है वहां पर हमारे जियोन के ऊपर गिरता है और साथ ही आसपास उन सभी डिसाइपल्स के ऊपर भी गिरता है। सभी के ऊपर वहां पर उसके खून के छींटे पड़े होते हैं और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि इस लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया, इस लड़के के पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई कि इसने यहाँ पर एक चैमेमोरियो को सिर्फ अपने बेयर हैंड्स के साथ ही मार दिया है। और स्पेशली टैटू वाला लड़का वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि लगता है कि हमें यहाँ पर इस लड़के से दूर रहना चाहिए। जैसे वो पीछे की तरफ फटना स्टार्ट करता है, हमारा जियोन पीछे की तरफ मुड़ता है, वहां पर हंस रहा था और कहता है यहाँ पर तुम सभी लोग कहां पर जाने के बारे में सोच रहे हो, जब किसी के साथ ही टैटू वाला लड़का अपने साथियों से कहता है कि भागो, जितनी दूर हो सकता है भागो, इस लड़के से दूर जाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जियोन अपनी सोहा से कहता है कि सोहा चलो सभी को बाइंड कर लो। और वहां पर से बहुत सारी चेन्स निकलती हैं, वो वहां पर जितने भी लड़के मौजूद होते हैं, यानी जितने भी वहां पर लोग मौजूद होते हैं, सभी को अपनी चेन्स के अंदर बाइंड कर लेती है, जहां तक कि यूचान भी उसके अंदर बाइंड हो जाता है। वहां पर सभी लोग इस बात से बहुत हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि होरैंग के अलावा वहां पर किसी को चेन्स दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन वो लोग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे होते। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे। इस लड़के ने सिर्फ इतना कहा कि इनको बांध लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर से मूव क्यों नहीं कर पा रहे। और वहां पर अपनी सोहा से कहता है कि अपनी चेन्स के साथ सभी को बांध दो, और वो अपनी चेन्स के साथ वहां पर जितने लोग होते हैं सभी को वहां पर बांध देते हैं और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। स्पेशली वहां पर टैटू वाला लड़का सोच रहा था कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था, ये लड़का बिल्कुल एक मॉन्स्टर, हमें यहाँ पर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहना चाहिए। तो जियोन उन सभी लोगों को वहां पर बाइंड करने के बाद कहता है कि चलो अब यहाँ पर इन सभी के झंडों की तरफ देखते हैं। तो वहां पर दोनों तरफ एक एक झंडा होता है। सबसे पहले हमारा जियोन जो होता है वहां पर यूचान के झंडे की तरफ आगे बढ़ता है। तो जब वो जाकर उसके झंडे की तरफ आगे बढ़ता है तो वो सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, किसी भी यहाँ पर झंडे के बारे में पता है, इसे झंडे के सिगरेट के बारे में पता है कि उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, यानी कि एक स्पेशल फॉर्मेशन, यानी कि स्पेशल टेक्निक लिखी हुई है। तुम्हारा जियोन जो होता है जैसे उनके झंडे की तरफ आगे बढ़ आता है, यूचान उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जब वो जाकर उसके झंडे के ऊपर पढ़ता है तो वो लाइंस उसने पहले भी वहां पर पढ़ी होती है, तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसी लाइन है जैसी मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। और इसी के साथ ही जियोन उनका डंडा तोड़ देता है। तो जब वो उनके झंडे को तोड़ देता है तो यूचान उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने हमारे झंडे को क्यों तोड़ दिया, क्या तुम हम सभी को यहाँ पर मरवाना चाहते हो। और इसी के साथ ही हमारा जियोन अब यहाँ पर दूसरे झंडे की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो दूसरे झंडे की तरफ आगे बढ़ रहा है तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे झंडे को मत तोड़ना, मैं यहाँ पर तुम्हें बता सकता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। पता है कि तुम यहाँ पर झंडे के डंडे के ऊपर लिखी हुई राइटिंग्स को ढूंढ रहे हो, और हमारे वाले झंडे के डंडे के ऊपर जो राइटिंग है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर उनके झंडे के ऊपर भी देखा था, उनकी राइटिंग और हमारी राइटिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर एक अलग से झंडे का पार्ट है जिसके ऊपर अलग राइटिंग है। क्या तुम्हें वो चाहिए? अगर वो तुम्हें चाहिए तो फिर मेरे साथ निगोशिएट करना होगा, चलो यहाँ पर हम लोग आपस में बात
करते हैं। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ ही बाकी के सभी लोग वहाँ पर उसे कहते हैं कि ये क्या तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम वाकई में यहाँ पर इसके साथ निगोशिएट करने वाले हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसके साथ निगोशिएट करने वाला हूँ। तो वो जियोन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक टीम की जरूरत पड़ेगी। जब उसे कहता है कि तुम्हें एक टीम की जरूरत पड़ेगी, इसी के साथ वो लड़कियों से कहता है लेकिन हम लोग तो पहले से यहाँ पर 8 लोग हैं, अब तुम यहाँ पर इसको अपनी टीम में कैसे ले सकते हो जबकि हमारे पास पहले से 8 लोग हैं, हम में से एक को मरना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो। और इसी के साथ ही वो जियोन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगा, तुम्हें यहाँ पर बस हमारा साथ देना होगा और यहाँ पर मैं अपनी टीम में से किसी एक मेंबर को उठाकर बाहर फेंक दूंगा और उसकी जगह तुम्हें रख लेंगे। इसी के साथ ही हमारा जियोन वहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ता है तो एक लड़की की कमर के ऊपर उसे वो डंडा मिल जाता है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शन का दूसरा टुकड़ा होता है। तो हमारा जियोन कहता है कि चलो जहाँ पर मुझे मिल गया। और कैटुआ लड़का इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने इस कमीने से कहा भी था कि जल्दी से इसको पढ़ने के बाद जब तुम इसको याद कर लो तो इसे फेंक देना, लेकिन लगता है कि इसको याद नहीं कर पाया और इसी वजह से इसने अपनी कमर के ऊपर इसे लटका कर रखा हुआ है। तो जियोन उसको निकाल लेता है। जब उसे निकाल लेता है कैटुआ लड़का उसे कहता है हाँ ठीक है तुम इसको रख सकते हो क्योंकि ये डंडा हमारा है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट में ये दे देता हूँ। तुम्हारा जियोन आगे से अजीब सा रिएक्शन देता है। तो वो टैटुआ लड़का उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि आप तुम यहाँ पर हमारे साथ निगोशिएट नहीं करोगे। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं पहले भी तो तुम्हारे साथ को निगोशिएट करने वाला था, अब जबकि ये डंडा पहले से मुझे मिल चुका है तो इसका मतलब यह है कि यह मेरा हुआ। और इस बात से वो टैटुआ लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, चिल्लाकर उसे कहता है तुम बहुत ज्यादा कमीने हो। और हमारा जियोन अब उसके झंडे को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर इंस्क्रिप्शन का दूसरा टुकड़ा मेरे पास आ चुका है और साथ ही यहाँ पर झंडा भी मेरे पास है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर तुम लोग मेरे साथ निगोशिएट करो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर इस ट्रायल के लिए एंड के ऊपर इस झंडे के पास 8 लोगों का होना जरूरी है, इसी वजह से तुम यहाँ पर टेस्ट को पास कर पाओगे वरना तुम सभी लोग यहाँ पर फेल हो जाओगे। इसी वो से ये बात करता है। जुचाम चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसकी बात मत सुनना, मॉक ग्योंगवॉन प्लीज यहाँ पर इसकी बात मत सुनो, ये टैटुआ लड़का जो है बहुत बड़ा धोखेबाज है, बाद में तुम्हें यहाँ पर धोखा देगा और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस झंडे को लो और हमारी तरफ आ जाओ क्योंकि इन लोगों ने हमारे झंडे को पहले से तोड़ दिया था। टैटुआ लड़का चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर किसने कह दिया कि तुम बीच में बात कर सकते हो। जब किसी के साथ जुचाम फिर से चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुमने यहाँ पर हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारे ऊपर उस बेस को छोड़ दिया ताकि हमारे कुछ लोग यहाँ पर मारे जाएं, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान। और वो दोनों आपस में वहाँ पर बहस खा रहे होते हैं जबकि टैटुआ लड़के को यहाँ पर हमारे जियोन का नाम पता चल जाता है कि वो उसे मॉक ग्योंगवॉन कहकर पुकार रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मॉक ग्योंगवॉन मैं इस बात को याद रखूंगा, तुम्हारे नाम को भी याद रखूंगा, अगर तुम यहाँ पर मेरी टीम को जितवा देते हो तो उसके बाद यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। हमारा जियोन वहाँ पर बीच में खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था क्योंकि दोनों तरफ से वो लोग चिल्ला कर उसे कह लेते हैं। कोई उसे कह रहा था कि हमारी टीम में आ जाओ, दूसरी तरफ से वो लोग कह रहे थे कि हमारी टीम में आ जाओ। हालांकि दोनों तरफ वहाँ पर पूरे 8-8 लोग होते हैं, लेकिन वहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही पास हो सकते हैं क्योंकि एक झंडे के पास सिर्फ 8 लोग हो सकते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही झंडा होता है। तुम्हारा जियोन वहाँ पर बीच में ताली बजाता है और सभी से कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर बहस कर रहे हो तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम सभी को एक मौका दूं। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर चिल्ला कर मुझे कहा कि तुम सभी लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हो कि मैं तुम सभी की जान बचा लूं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम सभी को एक मौका देता हूँ। इसी के साथ हमारा जियोन कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा हूँ तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक गेम खेल दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक रूल्स वाली गेम खेलूंगा जैसे कि यहाँ पर पहले से हम लोग रूल्स के साथ खेल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर तुम सभी को एक मौका देता हूँ, तुम दोनों साइड जो है एक दूसरे के साथ फाइट करोगे, दोनों साइड पेपर से एक दूसरे के साथ फाइट करो, तब तक फाइट करो जब तक यहाँ पर तुम में से सिर्फ और सिर्फ 7 लोग न रह जाएं क्योंकि 8वां यहाँ पर मैं हूँ, झंडा मेरे पास है, तो तुम में से 7 लोग यहाँ पर जो बच जाएंगे वो यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर आकर खड़े हो जाना और तुम 7 लोग जो कि 8वां मैं बन जाऊंगा और हम लोग यहाँ पर टेस्ट को पास कर जाएंगे। तो चलो जल्दी करो अब यहाँ पर तुम क्या सोच रहे हो। और साथ ही वहाँ पर सोहा से कहता है कि चेंज को रिलीज कर दो और इसी के साथ ही वो चेंज को रिलीज कर देता है। दोनों साइड जो होती है एक दूसरे की तरफ देख रही होती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या फैसला करेंगे। और इसी के साथ ही जब हमारा जियोन उनसे कहता है कि अब यहाँ पर फाइट करो, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवर्स यहाँ पर मेरे टीममेट बन सकते हैं, तो वो लोग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ पर खूनी खेल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर टोटल जो होते हैं वो 14 लोग होते हैं और वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उनका मकसद यहाँ पर कम से कम एक को मारना होता है ताकि उनमें से 7 लोग जो है वो टीम में आ सके, यानी जियोन के पास जा सके और वो लोग एक दूसरे को वहाँ पर मार रहे होते हैं। और यहीं पर दिखाता है कि टैटुआ लड़का जो होता है एक लड़के की गर्दन दबाकर उसको मार डालता है और कहता है कि लो मैंने तो यहाँ पर कर दिया। और इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, चलो जल्दी से अब यहाँ पर आ जाओ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। साथ ही वहाँ पर वो जियोन की तरफ देखकर अंदर से सोच रहा था कि मैं इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इस लड़के ने यहाँ पर सभी के सामने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है कि मैं यहाँ पर किसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ और एक ना एक दिन मैं इस लड़के मॉक ग्योंगवॉन को अपने हाथों से मारने वाला हूँ। जियोन वहाँ पर बड़े आराम से बैठा होता है और इसी के साथ ही दिखाता है कि वहाँ पर सूरज निकल आता है। जब सूरज निकल आता है तो गार्ड्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर इन बच्चों को देखने के लिए आए थे कि इनमें से कौन यहाँ पर पास हुआ है, लेकिन ये सीन देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही वहाँ पर वैली लॉर्ड को भी बुला लेते हैं, जहाँ तक कि वो बुड्ढा मास्टर भी वहाँ पर उनके साथ आया होता है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बीस्ट को मार दिया होता है, इसी वजह से वो बीस्ट को देखने के लिए आते हैं। और यहीं पर एक लड़के को दिखाता है कि वो एक मरे हुए लड़के के ऊपर पत्थर से मार रहा होता है, जबकि हमारा जुचान उसे रोक रहा होता है, कहता है कि रुक जा वो मर चुका है, लेकिन वो लड़का उसे कहता है नहीं मुझे जिंदा रहना है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे इसे मारना ही होगा, ये अभी तक जिंदा है, ये हिल रहा है। कहीं पर साइड के ऊपर दिखाते हैं कि वो टैटुआ लड़का जो होता है वहाँ पर एक लड़का जो कि बेहोश होता है लेकिन अभी तक जिंदा होता है, वो जाकर उसको मार डालता है और कहता है कि अब यहाँ पर 8 लोग पूरे हैं। ये लड़का अभी तक जिंदा था और वो उस लड़के को मार डालता है और उसके बाद अब यहाँ पर टोटल 8 लोग बचते हैं जो कि झंडे के पास होते हैं। और इस तरह ये लोग जो है जहाँ पर से टेस्ट को पास कर जाते हैं। लेकिन काप्स लीडर जो होते हैं यानी काप्स वैली का जो लीडर होता है वहाँ पर सामने की तरफ देखता है कि जहाँ पर उस बड़े से चैमी मोरियो की डेड बॉडी पड़ी होती है और वो बुड्ढा मास्टर भी उसके साथ ही होता है। वो लोग कहते हैं कि आखिर इस बड़े से चैमी मोरियो को किसने मारा होगा। उनको वहाँ पर बताया जाता है कि इसको जियोन ने मारा। तो इसी के साथ ही डेथ वैली लॉर्ड जो होते हैं वहाँ पर अपने गार्ड से कहते हैं कि जाओ जाकर चेक करके आओ क्या उस लड़के की कल्टीवेशन अभी भी सील है। तो वो जाता जाकर उसकी कमर के ऊपर नीडल्स को चेक करता है। तुम्हारे जियोन ने नीडल्स को
दोबारा से अपनी कमर में लगा लिया होता है। वो चेक करता है तो कहता है कि हाँ नीडल्स तो भी यहीं पर है। और इसी के साथ ही वाली लॉर्ड कहते हैं अगर ऐसी बात है इसका मतलब जैक उस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस बड़े से बीस्ट को मारा है तो फिर ठीक है जी, सभी लोग यहाँ पर से पास हो गए और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर से वापस मुड़ जाते हैं। हमारा जॉन कहता है कि शुक्र है मैं यहाँ पर पकड़ा नहीं गया क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर सेकंड कोर बना लिया, लेकिन ये लोग यहाँ पर मेरे सेकंड कोर को देख नहीं पाए। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर अपनी सेकंड कोर को छुपाए हुए और कोई भी यहाँ पर तुम्हारी सेकंड कोर को देख नहीं पाया। साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। क्या तुम सामने उस ब्लड डेथ वैली के लीडर को देख रहे हो? इस कॉप्स वैली का जो लीडर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, वो अल्टीमेट पीक का मास्टर है, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम्हारी उसके साथ फाइट होती है तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगा। तुम्हें यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को लो रखना होगा, जितना ज्यादा तुम उसकी नजर में आओगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए खराब होने वाला है कि कॉप्स वैली के लीडर की नजर अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही रहने वाली है। यहाँ पर ब्लू स्पिरिट जो होती है वो हमारे जीवन को वार्निंग दे रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर इस बंदे से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है क्योंकि कॉप्स डेथ वैली का जो लीडर है वो एक बहुत ही पावरफुल अल्टीमेट पीक राम का एक मास्टर है। अगर तुम इसकी नजरों में आ जाते हो तो फिर यहाँ पर वो तुम्हारे ऊपर ध्यान रखेगा और दोबारा अगर तुम कुछ भी करते हो तो उसकी नजर तुम्हारे ऊपर ही होने वाली है। और इसी के साथ ही उन सभी को वहाँ पर से वापस बुला लिया जाता है। सभी बच्चे जो होते हैं वापस आकर जमा हो जाते हैं। उन सभी को वहाँ पर रिजल्ट्स के बारे में बताया जाता है कि तुम में से कितने बच्चे यहाँ पर पास हो पाए हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 259 बच्चे थे, जिनमें से 59 जो थे वो मर गए और बाकी के सभी लोग यहाँ पर पास हो गए हैं। तकरीबन 200 जो थे वो पास हो गए हैं। वो बच्चे जिन लोगों ने वहाँ पर उन झंडू के ऊपर लिखी हुई इंस्क्रिप्शन यानी कि वहाँ पर जो राइटिंग लिखी हुई थी उनको पहचान लिया था, उन सभी को वहाँ पर से अलग कर दिया जाता है। उन सभी को अलग करने के बाद उनमें से 8 लोग ऐसे होते हैं, 80 लोग ऐसे होते हैं, यानी 80 लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को यहाँ पर ट्रायल पास कहा जाता है। वो सभी लोग यहाँ पर से बेस्ट सोल्जर्स बनाए जाएंगे, जबकि बाकी के सभी लोगों को यहाँ पर लो रैंक के सोल्जर्स बना दिया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर और कोई भी किलिंग नहीं होने वाली। इन सभी को यहाँ पर ह्यूमन एंड अर्थ एसोसिएशन को ज्वाइन करने का मौका दिया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ पर लो रैंक्स के ऊपर आते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं कि उनके फादर अब यहाँ पर घर वापस जाने के पर उनसे काफी ज्यादा शर्मिंदा होने वाले हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं, कम से कम उनकी जान तो बच गई। और यहीं पर दिखाते हैं टैटू वाला लड़का जो होता है वो कहता है कि ये सभी लोग तो बेवकूफ हैं। इन सभी लोगों को क्या लगा था कि जहाँ पर ये हलवा है, ये टेस्ट है जिनको पास करना बहुत ज्यादा जरूरी था और टेस्ट जो थे बहुत ज्यादा खास है। और इसी के साथ वो सभी लोग वहाँ पर अपने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी वहाँ पर नंबर 1 के पोजीशन को डिसाइड किया जाएगा। हमारा जियोन भी उसके साइड के ऊपर ही बैठा होता है। तो टैटू वाला लड़का कहता है कि इस बार तो मैं इसको यहाँ पर बता दूंगा कि सुपीरियर कौन है क्योंकि मैं यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर हूँ। इसी के साथ ही कॉप्स डेथ वैली का लीडर जो होता है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पर नंबर 1 का टोकन है, लेकिन मैं ये नंबर 1 का टोकन किसको दूंगा? क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटीज को देखूं? क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे सर्वाइवल रेट को देखूं? यहाँ पर तुम्हारी लीडरशिप को देखते हुए ये वाला टोकन यहाँ पर तुम्हें दूंगा? तो फिर यहाँ पर मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं कैसे ये टोकन तुम्हें देने वाला। और इसी के साथ ही टैटू वाला लड़का अपना हाथ खड़ा करता है। तो वो कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है? तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर अगर चाहो तो मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि वहाँ पर उन झंडू के ऊपर जो लिखी हुई फॉर्मेशन थी, जो वहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए थे वो किस बारे में थे। तो वो कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर इस बारे में जवाब दे सकते हो? तो फिर बताओ कि वहाँ पर क्या कौन सी टेक्निक लिखी हुई थी। तो वो कहता है कि वहाँ पर जो टेक्निक लिखी हुई थी, जो वर्ड्स लिखे हुए थे, वो एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी, स्वर्ड टेक्निक थी। वो एक ऐसी स्वर्ड टेक्निक थी जो कि जहाँ पर इंसान के 3 वाइटल पॉइंट्स के ऊपर बेस करती है कि यानी को 3 वाइटल पॉइंट्स को हिट करने के लिए बनाई गई है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर से कहता है कि ये बात तो ठीक है कि वो एक स्वर्ड टेक्निक है। तो पता था कि वहाँ पर चैवे मोरी और साथ ही वहाँ पर तुम्हें दूसरों से भी अपने फ्लैग को बचाना था। इसके बावजूद तुमने वहाँ पर फ्लैग्स के ऊपर लिखी हुई सारी टेक्निक को पढ़ लिया। हालांकि थोड़ा सा इसमें कुछ गलत है, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर कम से कम इसको पहचान तो लिया। और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। टैटू वाला लड़का सोच रहा था कि यहाँ पर इसके अलावा कोई भी इसको नहीं पहचान पाया होगा कि वहाँ पर जो स्वर्ड टेक्निक लिखी हुई थी वो कितनी खास स्वर्ड टेक्निक थी और कोई भी इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा सिर्फ वर्ड्स को देखकर ये बता पाना कि वो एक स्वर्ड टेक्निक है और मैं यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर हूँ। ये लड़का चाहे जहाँ पर स्ट्रेंथ के हवाले से एक चैवे मोरियो को क्यों ना मार डाले, लेकिन यहाँ पर नॉलेज के मुकाबले में मुझसे नहीं आगे निकल सकता क्योंकि नॉलेज मेरे पास इससे ज्यादा है। मैं बचपन से यहाँ पर ये ट्रेनिंग करता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शंस को देखकर बता सकता हूँ कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं। तो इस लड़के के लिए तो यहाँ पर इसके सामने एक बड़ी सी दीवार है जिस दीवार के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, जबकि ये लड़का वहाँ पर दीवार के नीचे खड़ा है। ये कभी भी यहाँ पर से आगे नहीं निकल सकता। अब मुझे यहाँ पर इसके चेहरे के ऊपर स्पेयर देखना है। मुझे देखना है कि इसके चेहरे के ऊपर कैसी वो उदासी छाती है जब इसे पता चलता है कि ये नंबर 1 के ऊपर नहीं आ सकता। मैंने इसे चैलेंज किया था कि अगली बार नंबर 1 के ऊपर मैं ही आने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो मास्टर कहता है कि तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि ये टोकन किसको देना है, नंबर 1 की पोजीशन किसको देनी है। तुम्हारा जियोन भी अपना हाथ खड़ा करता है और उसे कहता है कि मुझे भी कुछ कहना है। तो वो कहता है कि हाँ बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। जियोन कहता है कि वहाँ पर उस झंडे के ऊपर जो टेक्निक लिखी हुई थी वो स्वर्ड टेक्निक नहीं थी बल्कि स्वर्ड फॉर्मेशन थी। ये बात सुनने के बाद कॉप्स डेथ वैली का लीडर बाकी के सभी लोग पहुंचता हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि लड़के तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया कि वो स्वर्ड टेक्निक नहीं बल्कि स्वर्ड फॉर्मेशन थी। तुम्हारा जियोन से सारी की सारी बात बताता है। तो वो कहता है कि वहाँ पर उसके ऊपर जो वर्ड से वो रिपीट बहुत सी सारी रिपीट किए गए थे, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इस बारे में आइडिया हुआ कि वो एक स्वर्ड टेक्निक नहीं है बल्कि एक फॉर्मेशन है। टेक्निक जो होती है वो अलग होती है, फॉर्मेशन जो होती है उनकी राइटिंग्स अलग होती हैं। तो कॉप्स ब्लड वैली का मास्टर से कहता है तो फिर बताओ कि उस फॉर्मेशन को वहाँ पर कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा जियोन से कहता है कि उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए, उस फॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 8 लोगों की जरूरत पड़ती है, 8, 16 या फिर 32 लोगों की, और 32 से ज्यादा लोगों को हम लोग उसमें यूज नहीं कर सकते। तो ये बात सुनने के बाद कॉप्स डेथ वैली का लीडर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इंप्रेसिव, तुमने सिर्फ और सिर्फ उस राइटिंग को देखकर जो पता लगा लिया कि वो फॉर्मेशन है। क्योंकि आमतौर पर टेक्निक्स जो होती हैं, टेक्निक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होता है, उनको समझना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन एक फॉर्मेशन को पढ़ना जो होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक फॉर्मेशन को देखकर यानी कि उसके वर्ड से ये बात का अंदाजा लगा लेना कि उसमें कितने लोग होंगे और इस फॉर्मेशन को परफॉर्म करने के लिए कितने लोग मैक्सिमम चाहिए, तो ये तो बहुत ही खास बात है। तुम जहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर हमारा जो टैटू वाला लड़का होता है वो देख रहा था कि अभी भी दीवार के ऊपर खड़ा है, लेकिन उसके सामने
जियोन जो है उसका साइज उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, वो एक टाइटन की तरह है जिसको यहाँ पर वो पार नहीं कर सकता। तो जब हमारा जियोन उसे सारे के सारे जवाब दे देता है तो उसी के साथ ही काप्स डेथ वैली का लीडर जो होता है अपने पास से वो फर्स्ट पोजीशन वाला टोकन निकालता और कहता तो फिर ठीक है ये टोकन तुम्हें जाएगा। और जब सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, टैटू वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो उसी के साथ ही उन सभी लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर ट्रायल पूरा हो चुका है और ये वाला टोकन जो है ये भी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन का हमारे जियोन को मिल चुका है। हमारे जियोन वहाँ पर ब्लू स्पिरिट से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही काप्स ब्लड वैली का लीडर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर बधाई हो क्योंकि तुम 80 लोगों ने यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लिया है। जबकि तुम्हारा सेकंड ट्रायल यहाँ पर पूरा हो चुका है तो इसके बाद अब यहाँ पर थर्ड ट्रायल की बारी आने वाली है। तुम सभी लोग यहाँ पर इस वक्त हमारे हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन के इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि अब तुम्हारा तीसरा ट्रायल है जिसके बारे में यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि तीसरे ट्रायल में तुम्हें क्या करना होगा। हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन के तीसरे ट्रायल के बारे में ये है कि तुम्हें इंस्क्रिप्शन फॉर्मेशन बनानी होंगी, जिस फॉर्मेशन के बारे में अभी यहाँ पर इस लड़के ने बताया कि उस फ्लैग के ऊपर जो फॉर्मेशन लिखी हुई थी तुम्हें वही स्वर्ड फॉर्मेशन को परफॉर्म करना होगा। हमारे पास जो पिछले हमारे हेवन अर्थ एसोसिएशन के लीडर थे उन्होंने स्वर्ड फॉर्मेशन को बनाया था। जिस स्वर्ड फॉर्मेशन के लिए टोटल 8 लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि इसको बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर 8-8 का ग्रुप बनाना होगा ताकि तुम इस फॉर्मेशन को परफॉर्म कर सको। 8-8 का ग्रुप बनाओ, जाओ जाकर 8-8 का ग्रुप बना लो। उसके साथ में तुम्हें ये बता दूं कि अब से यहाँ पर किलिंग हुआ वर्जित है, यानी कोई किसी को मार नहीं सकता, किसी को जान से मारना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर किसी को कोई जान से मारेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि अब तुम्हारा थर्ड ट्रायल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। हम लोग यहाँ पर रिजल्ट्स को देखने वाले हैं। तुम्हें यहाँ पर अपने 8 के ग्रुप में एक लीडर चूज करना होगा। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जिस बंदे को तुम अपना लीडर चूज करोगे वो लीडर जो है वो ट्रायल अगर तुम फेल हो जाते हो तब भी वो पास हो जाएगा, यानी कि अगर तुम बाकी के 7 लोग ट्रायल में फेल हो जाते हैं लेकिन लीडर जो है वो बिना ट्रायल के यहाँ पर पास हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने लीडर को चूज करना। हम लोग यहाँ पर तुम्हें 1 दिन की रेस्ट देने वाले हैं। 1 दिन के बाद यहाँ पर तुम्हारा तीसरा ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। इसी वजह से अब यहाँ पर सोच समझकर अपने ग्रुप को चूज करना, साथ ही अपने ग्रुप लीडर को भी चूज करना। और इसी के साथ ही काप्स ब्लड वैली के लीडर वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो उनसे कहता है कि और साथ ही तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों की पाथ लॉ को निकालने वाला हूँ, यानी कि तुम सभी की कल्टीवेशन को दोबारा से रीएक्टिवेट किया जाएगा, तुम्हारी नीडल्स की ब्लॉकिंग को हटा दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली यहाँ पर हमारी कल्टीवेशन ब्लॉकेज को हटा दिया जाएगा। जब हमारी कल्टीवेशन ब्लॉकेज को हटाया जाएगा तो फिर यहाँ पर हम लोग दोबारा से अपनी एनर्जी को यूज कर पाएंगे। जबकि टैटू वाला लड़का बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि जब उसकी नीडल्स को निकाल दिया जाएगा उसकी कल्टीवेशन ओरिजिनल की को वो यूज कर पाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम पीक राम का मास्टर है। इसी वजह से उसे लगता है कि वो जियोन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जियोन जो है उसकी कल्टीवेशन जाहिरी तौर पर सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट की दिखाई दे रही होती है। इसी वजह से वो सोच रहा था कि एक बार मेरी कल्टीवेशन दोबारा एक्टिवेट होने दो, उसके बाद सबसे पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। शुक्र मनाओ कि यहाँ पर इन्होंने किसी को जान से मारने से मना कर दिया, वरना मैं तो तुम्हें जान से मार डालता। कहा था कि हमारा जियोन जो होता है उसके साथ साथ बाकी के सभी लोगों की कल्टीवेशन को अनलॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से टैटू वाला लड़का काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब जबकि मेरी कल्टीवेशन को अनलॉक कर दिया गया और मैं सुप्रीम पीक राम का मास्टर हूँ तो मैं इस लड़के को अपने घुटनों के पास जरूर ले आऊंगा। यानी जियोन के बारे में वो कह रहा होता है। जहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है रेड फेवर पवेलियन का दिखाया जाता है। रेड फेवर पवेलियन जो होता है वो एक ऐसा पवेलियन होता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं वो वैसा धंधा करती हैं, तो इसी की वजह से रेड पवेलियन कहा जाता है। इसी के बहुत सारे सिटीज में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वहाँ पर बड़े हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो एंजॉय करने के लिए उस जगह के ऊपर आते हैं। और यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा गार्ड गोचान जो होता है वहाँ पर बैठा होता है। गार्ड गोचान वहाँ पर बैठकर ट्रैंक्विली में जा रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किस सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो गार्ड गोचान कहता है कि सब कुछ मास्टर की वजह से हो रहा है। अगर मैं मास्टर की फेमिलियर स्पिरिट नहीं बना होता तो फिर मैं यहाँ पर कभी भी इस जगह के ऊपर नहीं आता। मुझे किसी भी तरह से हेवन एसोसिएशन के अंदर घुसना ही होगा, क्योंकि मास्टर से जाकर मुझे मिलना होगा। बिना मास्टर के मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और जाकर वो बताता है कि मैं गार्ड के पास गया था और मैंने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। मैंने गार्ड को रिश्वत दी, लेकिन गार्ड ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाने दे सकता, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। लेकिन उसने मुझे एक तरीका बताया। उसने कहा कि अगर तुम यहाँ पर अंदर वाकई में जाना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ कि तुम्हें रेड लाइट पवेलियन को ज्वाइन करना होगा। अगर तुम वहाँ पर पवेलियन को ज्वाइन कर लेती हो तो हो सकता है कि हेवन एसोसिएशन का कोई ना कोई हायर ऑफिशियल वहाँ पर आए और आकर तुम्हारे साथ ताल्लुकात बना ले और उसके बाद तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर अंदर ले जाए, जिससे तुम आसानी से अंदर चली जाओगी। और गोचान कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, मुझे यहाँ पर इस रेड लाइट पवेलियन में आना ही पड़ा ताकि मैं यहाँ पर किसी की मिस्ट्रेस बनकर हेवन एसोसिएशन के अंदर जा सकूं। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसी के साथ उनकी मैडम वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि लड़कियों क्या तुम सभी लोग तैयार हो? सभी हायर ऑफिशियल्स यहाँ पर आ चुके हैं, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और वो गोचान से भी कहती है कि क्या तुम यहाँ पर तैयार नहीं हुई? और इसी के साथ हमारा गोचान जैसे वहाँ पर उस मैडम की तरफ देखता है तो वो देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल जो होती है वो लेडी सियोक से काफी हद तक मिलती जुलती होती है। तो गोचान कहता है कि मुझे तो एकदम से ऐसा लगा था जैसे लेडी सियोक की बहन यहाँ पर आ गई है। तो वो कहती है कि आप जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम वैसे ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें यहाँ पर ओवर मेकअप करने की जरूरत नहीं है। हायर ऑफिशियल्स यहाँ पर आ चुके हैं और कोई ना कोई तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाएगा, तुम काफी अच्छे पैसे कमा सकती हो। जबकि गोचान वहाँ पर सोच रहा था कोई मोटा सा ऑफिशियल उसके साथ चिपक कर उसके साथ सब कुछ कर रहा हो। कहता है कि मास्टर तुमने मुझे यहाँ पर कैसे किस तरह से फंसा दिया है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से काप्स डेथ वैली का ही दिखाया जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है काप्स डेथ वैली का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चों की कल्टीवेशन को अनलॉक कर दिया जाता है। टैटू वाला लड़का जो होता है वहाँ पर चैन की सांस लेता है और अपनी कल्टीवेशन के अनलॉक होने के बाद उसका ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तो वो कहता है फाइनली अब यहाँ पर मैं अब यहाँ पर लड़के जियोन को दिखा सकता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, चाहे वो यहाँ पर कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ के सामने वो कुछ भी नहीं है। इससे पहले मेरी कल्टीवेशन स्टील थी, लेकिन अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। मैं इस वक्त ट्रू पीक राम में हूँ, हर रिस्पेक्ट से उससे ज्यादा बेहतर हूँ। अब यहाँ पर मैं उसके पास जाऊंगा और जाकर अभी से सबक सिखा कर आता हूँ, ताकि यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले मैं उसे सबक सिखा दूँ। इससे पहले कि यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ पर बता दिया गया है कि हम किसी की
जान नहीं ले सकते, लेकिन अगर मैं उसकी जान नहीं ले सकता कम से कम उसे बुरी तरह से पीट तो सकता ही हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर मुझे जाकर बाकी सभी को भी दिखाना होगा कि मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट हूँ। जैसे वो दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं जाकर उसको सबक सिखाकर आता हूँ। इसी के साथ हमारा जॉन वहाँ पर सामने खड़ा होता है, तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा जॉन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों इस वक्त सेम ही सोच रहे हैं। तुम भी यहाँ पर यही सोच रहे होगे कि मुझे सबक सिखाया जाए, मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा था, इसी वजह से मैं पर्सनली यहाँ पर आया हूँ। और इसी के साथ हमारा जॉन जो होता है उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रखता है, उसके मुंह पर हाथ रखते साथ दरवाजा बंद कर देता है और उसे उठाकर पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है, फिर साथ उसे नीचे गिरा देता है। तुम्हारा जॉन जो होता है उसके मुंह के ऊपर हाथ रखकर अपनी की को रिलीज करके प्रेशर डाल रहा था, जिसकी वजह से वो टैटू वाला लड़का जो होता है उसके हाथ को भी नहीं हटा पा रहा होता। उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा था कि उस बेचारे की अपनी जो की एनर्जी होती है वो डेसिपेट होती जा रही होती है, क्योंकि हमारे जॉन की बॉडी के अंदर से कुछ इस तरह का पॉइजन निकल रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी की पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता। तो वो कहता है कि ये कमीना जहाँ पर पॉइजन को यूज कर रहा है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर तो काफी ज्यादा कमजोर निकले, मुझे तो लगा था कि तुम काफी पावरफुल होगे जब तुम्हारी कल्टीवेशन सील को हटाया जाएगा, लेकिन तुम बहुत ज्यादा वीक। और साथ ही हमारा जॉन उसके मुंह पर पंचीज मारना स्टार्ट करता है, तो उसके मुंह के ऊपर हाथ रखकर साथ उसके मुंह के ऊपर पंचीज मार रहा था, जबकि वहाँ पर एक और लड़का था, बेचारा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इन दोनों ने आपस में फाइट करना शुरू कर दी है। तुम्हारा जॉन उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए पीट रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर मेरे टीममेट बन सको। मुझे यहाँ पर 7 और लोगों की जरूरत है इस अगली वाली थर्ड ट्रायल को पास करने के लिए, और इसमें से एक तुम होने वाले हो। हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं, हालांकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगा। और उसके बाद बाकी के सभी लोग बाहर के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि हमारा जॉन जो होता है वहाँ पर से टैटू वाले लड़के को अपनी टांग से पकड़ता है और उसे खींचकर बाहर की तरफ लेकर आ रहा होता है। वो सीढ़ियों के ऊपर से भी उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ लेकर आता है। जब सभी लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसने टैटू वाले लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया और उसे यहाँ पर से खींचकर लेकर जा रहा है, तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जॉन वहाँ पर से टैटू वाले लड़के को खींचता हुआ अपने रूम की तरफ लेकर जा रहा होता है। रास्ते में जाते हुए ब्लू स्पिरिट से कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये कम से कम ट्रू पीक पर तो होगा, यानी कि सुप्रीम पीक राम का एक मास्टर होगा। तो मैं ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि ये वाकई में यहाँ पर सुप्रीम पीक राम का एक मास्टर है, लेकिन असल में तुम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट आता है, जो कि 3rd रेट का मार्शल आर्टिस्ट आता है। उसके बाद 2nd रेट का मार्शल आर्टिस्ट आता है, फिर 1st रेट का मार्शल आर्टिस्ट आता है, और उसके बाद मार्शल आर्ट्स जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। कुछ लोगों की मार्शल आर्ट्स यहीं पर स्टॉप हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो लोग मार्शल आर्ट्स के फर्स्ट लेवल को पास कर जाते हैं वो लोग यहाँ पर सुप्रीम पीक पर कहलाते हैं। और उसमें भी यहाँ पर 3 स्टेजेस आती है, जिसमें से पहली पेज होती है वो अर्ली पीक होती है, और उसके बाद यहाँ पर ट्रू पीक आती है, और उसके बाद अल्टीमेट पीक आती है। यानी सुप्रीम पीक राग में यहाँ पर 3 ऐसी टाइप्स होती है। और इस वक्त ये लड़का जिसको तुम पीट कर यहाँ पर लेकर आ रहे हो ये ट्रू पीक पे ऊपर है, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त अल्टीमेट पीक के ऊपर है। तो तुम यहाँ पर इन तीनों स्टेजेस को पार कर लेते हो, यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम सुप्रीम पीक के ऊपर पहुंच जाते हो, यानी कि असली वाली सुप्रीम पीक पर पहुंच जाते हो। और इस वक्त मॉक फैमिली का जो फादर था, यानी कि तुम्हारे मॉक ग्योंगवॉन का जो फादर था, वो इस वक्त सुप्रीम पीक के राम का एक मास्टर है। और सुप्रीम पीक राम के अंदर भी यहाँ पर 3 स्टेजेस आती हैं, उसमें भी यहाँ पर अर्ली, ट्रू और उसके बाद अल्टीमेट सुप्रीम पीक आती है। जैसे कि वहाँ पर वो मास्टर था, यानी कि मास्टर वून, जिसने वहाँ पर आकर अटैक किया था, और साथ ही यहाँ पर काब्स ब्लड वैली का मास्टर है, वो भी यहाँ पर इस वक्त अल्टीमेट पीक राम में है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि क्या इसके अलावा भी यहाँ पर कोई और लेवल होता है, तो उसे कहते हैं कि हाँ इसके अलावा एक और लेवल होता है, जिसे यहाँ पर इवोल्यूशनरी राम कहा जाता है। कैसा लेवल जहाँ पर इंसान जो है वो बिल्कुल गार्ड बनने के करीब पहुंच जाता है, यानी कि वो इतना पावरफुल लेवल होता है कि इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इशारे से पूरी की पूरी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचना सभी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वो लेवल जो है बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है और उसके लिए बहुत ज्यादा कल्टीवेट करना पड़ता है। यहाँ पर इन स्टेजेस के दरमियान में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर जिस गंजे लड़के को तुमने यहाँ पर पीटा है, टैटू वाले लड़के को जिसको तुमने पीटा है, इसका कल्टीवेशन लेवल इस वक्त ट्रू पीक पर है, जबकि तुम इस वक्त अल्टीमेट पीक पर हो। ये छोटा सा डिफरेंस जो है यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि तुम इससे ज्यादा पावरफुल हो। जीवन से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे मरने से पहले तुम कौन से लेवल पर थी, क्या तुम मुझे बताओगी? तो वो कहती है नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। और इसी के साथ ही हमारा जीवन कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ पर नहीं बताना तो फिर ठीक है, मत बताओ। और इसी के साथ ही वो बाल्टी को अपने साथ लेकर वहाँ पर रूम के अंदर आ जाता है, वो खींचता हुआ अंदर ले आता है और कहता है कि चलो अब यहाँ पर इसके साथ थोड़ी सी बात करते हैं। वो कहता है कि चलो जल्दी से होश में भी आ जाओ, मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं पीटा था। अब यहाँ पर हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना टीममेट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। जॉन उसके सामने बैठकर उसे कहता है कि जल्दी से उठ जाओ। तो जैसे वहाँ पर ग्योमसा की आंख खुलती है तो वो उसकी तरफ देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या कमीने कहीं गई, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर तुमने एक डेसिपेटिंग पॉइजन को यूज किया? तो अगर तुम यहाँ पर पॉइजन को यूज नहीं करते तो मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट देता। तुम्हारा जीवन की बात सुनने के बाद हैरान होता है। ब्लू स्पिरिट से कहता है कि ये यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है? तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि ये की डिस्पर्सिंग पॉइजन एक इस तरह का पॉइजन होता है जो कि दूसरे लोगों की को डिस्पर्स कर देता है, वो लोग अपनी की को यूज नहीं कर पाते। और इस लड़के को लग रहा है कि तुमने यहाँ पर किसी किस्म के की डिस्पर्सिंग पॉइजन को यूज किया है। डिस्पर्सिंग पॉइजन के बारे में पता चलता है और उसके बाद हमारा जीवन जो होता है वो वहाँ पर उसे कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आज मुझे पहली बार पता चला कि की डिस्पर्सिंग पॉइजन भी होता है। तो ये बात सुनने के बाद ग्योमसा से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर पहले से सब कुछ पता है, तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो। तुम्हारा जीवन से कहता है कि मुझे इस बारे में फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा। तो इसी के साथ ही ग्योमसा वहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है। फिर साथ ही वो याद करता है कि वहाँ पर बेहोश होने से पहले इसने यहाँ पर उससे बात की थी कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में बात करना चाहता है, यानी कि वो उसे अपनी टीममेट बनाना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद वो सोच रहा होता है कि इस कमीने ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इसलिए पीटा कि यहाँ पर मुझे अपना टीममेट बनाना चाहता है। क्या इसको लगता है कि मैं यहाँ पर इसकी मार खाने के बाद इसका टीममेट बन जाऊंगा? चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर इसका टीममेट बिल्कुल भी नहीं
नहीं बनूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसे मेरी ईगो को बहुत ज्यादा हल्लाहट होने वाला है। मुझे पता चल चुका है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसकी टीम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और इसी के साथ ही वो जियोन से कहता है कि दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं करूंगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मुझे जान से मार डालते हो, लेकिन कभी भी मैं यहाँ पर तुम्हारा सबॉर्डिनेट तो नहीं बन सकता। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर साथ ही वो ताली बजाते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ ही हमारा जियोन उसे कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं तो यहाँ पर नाइसली तुमसे पूछ रहा था कि मेरी टीम के मेंबर बन जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 7 और लोगों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें पता है कि थर्ड ट्राई के लिए यहाँ पर मैं 8 लोग चाहिए। इसके साथ ही ग्योमसा उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है तो मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और जैसे ही वहाँ पर से जाने लगता है, इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुको, मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया हूँ, तो फिर तुम यहाँ पर मेरी मर्जी के बिना कैसे जा सकते हो। और जहाँ पर मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें मेरा टीममेट बनना है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरा टीममेट बनना है। मैं प्यार से पूछ रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर से ना करके जा सकते हो। और इसके साथ ही ग्योमसा उसे कहता है क्या अब क्या यहाँ पर तुम मुझे मार डालोगे? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसी के साथ ही हमारा जियोन वहाँ पर वो स्पेशल मंत्र बोलता है। जैसे वहाँ पर मंत्र बोलता है, इसी के साथ ही हमारा डिमोनिक मॉन्क जो होता है उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। डिमोनिक मॉन्क उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसके ऊपर कब्जा कर रहा था, जबकि ग्योमसा वहाँ पर कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? अचानक से मेरी बॉडी जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं रही, मेरी बॉडी यहाँ पर मेरे कंट्रोल में नहीं रही। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम नहीं जा सकते, क्योंकि अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से मेरे टीममेट बनने वाले हो। मैंने यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिया था खुद से यहाँ पर मेरा टीममेट बनने का, लेकिन तुमने इस ऑप्शन को नहीं लिया। और अब यहाँ पर मेरी ऑफर को ठुकराने का नतीजा यही होने वाला है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे सकता हूँ, अब से तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। और इसी के साथ ही डिमोनिक मॉन्क जो होता है कंप्लीटली इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है। जैसे वो उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करता है, इसी के साथ ही बाहर से दरवाजा नॉक होता है, तो जियोन कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया। और इसी के साथ ही दरवाजे के बाहर हॉरेंग होती है, तो हॉरेंग उसे कहती है कि मास्टर मॉक ग्योंगवून, मैं यहाँ पर तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तो वो उसके लिए वहाँ पर दरवाजा खोलते हैं और इसी के साथ ही हॉरेंग वहाँ पर अंदर आ जाती है। और अंदर आने के बाद हमारा जियोन जो होता है वहाँ पर उसे कहता है कि डिमोनिक मॉन्क जल्दी से इसको यहाँ पर ठीक करो। इसी के साथ ही वो वहाँ पर उसको पूरी तरह से फिक्स कर देता है, यानी कि वहाँ पर ग्योमसा को पूरी तरह से हील कर देता है और वो रेडी हो जाता है वहाँ पर पूरी तरह से हमारे जियोन के कंट्रोल में। हॉरेंग जैसी वहाँ पर अंदर आती है, अंदर आने के बाद वो वहाँ पर उसे बात करती है, लेकिन साथ ही वो ग्योमसा की तरफ देखती है और उसे देखने के बाद हमारा जियोन से कहता है तुम इसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होगी, इसने मेरी टीम को ज्वाइन कर लिया है। जी यहाँ पर मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए आया था, इसी वजह से हम लोग अपनी आगे की स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हॉरेंग उसे कहती है कि नहीं, ये पहले से काफी ज्यादा अलग है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसको देखकर पहचान नहीं पाऊंगी? इसकी बॉडी के अंदर कुछ तो है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही ये बात सुनने के बाद हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगा ही था, क्योंकि मेरी स्पिरिट ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर इन चीजों को देख सकती हो, और अब जबकि तुम यहाँ पर इनको देख सकती हो, इसका मतलब यह कि चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसी के साथ ही वहीं पर हॉरेंग भी फाइटिंग मोड में आ जाती है और हमारा जियोन कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने की बारी है। और इसी के साथ ही जियोन वहाँ पर सोहा को रिलीज करता है। जैसे हमारा जियोन वहाँ पर सोहा को रिलीज करता है, वो ताकि वो चेन्स के साथ उसको बाइंड कर सके, वो चेन्स जो होती है उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉरेंग जो होती है वो भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, यानी कि शामिलिज्म में वो भी काफी बेहतर होती है। वो अपने नाइफ के साथ उसकी चेन को वहाँ पर डिफ्लेक्ट कर देती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तुम यहाँ पर चेन्स के साथ अटैक कर रहे हो, मैंने वहाँ पर भी देखा था, इन्हीं चेन्स की मदद से तुमने सभी लोगों को पकड़ा था, और साथ ही उस बड़े से बीस्ट को भी, यानी उस चैमी मोरियो को भी तुमने यहाँ पर इन्हीं चेन्स के साथ ही पकड़ा था। तुम्हारा जियोन से कहता है कि अब जबकि तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हॉरेंग जो होती है उसकी सारी की सारी चेन्स को वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ डिफ्लेक्ट कर रही होती है। और इसी के साथ सोहा बाहर निकलती है और उसे कहती है कि मास्टर मुझे इस लड़की की बॉडी चाहिए। तुम्हारा जियोन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम इस लड़की की बॉडी रख सकते हो। जबकि इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि जब तुम पहली बार हमें दिखाई दी थी उस वक्त तुमने कहा था कि तुम एक लड़के हो और अब यहाँ पर तुम्हें एक लड़की की बॉडी चाहिए, तुम तो कुछ ज्यादा ही डिस्कस्टिंग हो। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस ये लड़की की बॉडी चाहिए। और इसी के साथ ही हॉरेंग उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगी। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के बाद भी हार जाओगी तो फिर तुम करके देख सकती हो। हॉरेंग उसे कहती है लेकिन मैं तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ कुछ चेक करने के लिए आई थी। मैं तो सिर्फ यही देखने के लिए आई थी कि वाकई में यहाँ पर ये चीजें मैंने सच्ची में देखी थी या फिर वहाँ पर मेरी इल्यूजन थी। तो अब जबकि मैंने यहाँ पर ये चीजें अपनी आंखों से देख ली तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने को तैयार हूँ। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, तुमने यहाँ पर ये चीजें देख ली, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। तुम जाकर किसी को इस बारे में बता सकते हो और मैं यहाँ पर अपने सीक्रेट को किसी को बताने नहीं दे सकता। तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर इसकी प्राइस पे करने को तैयार हूँ। साथ ही हॉरेंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, जिस पावर को तुमने अभी भी यहाँ पर यूज किया है, मुझे इस लड़की की पावर चाहिए, जिस स्पिरिट की पावर को तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो, और बदले में यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं देने को तैयार हूँ। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? चलो फिर सुन लेते हैं कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या बताओ कि तुम्हें मेरी पावर्स क्यों चाहिए? तो हॉरेंग उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मुझे तुम्हारी पावर्स क्यों चाहिए, लेकिन क्योंकि स्पिरिट ने यहाँ पर कहा कि उसे मेरी बॉडी चाहिए तो मैं अपनी बॉडी इस लड़की को देने को तैयार हूँ। लेकिन बस तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद करते हो इन चीजों को मुझे देकर, यानी कि इन चीजों को मैं यहाँ पर यूज करना चाहती हूँ और बदले में तुम मेरी बॉडी को रख सकती हो। तुम्हारा जियोन जो था ब्लू स्पिरिट से कहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर उस सोहा की आवाज को सुन सकती है। तो उसे कहती है हाँ मुझे लगता है कि ये उसकी आवाज को सुन सकती है, इसके पास भी शामनिक पावर्स हो सकती है या फिर इसने अपनी स्पिरिचुअल आई को अवेकन कर लिया है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ पर अपनी आंखों से यहाँ पर स्पिरिट्स को ठीक से देख सकती है। वो उसकी बनाई हुई चेन्स को तो देख सकती है और साथ ही यहाँ पर सोहा को भी थोड़ा बहुत देख पा रही है, लेकिन वो मुझे ना तो सुन सकती है और ना ही मुझे देख पा रही है। इसका मतलब यह है कि उसकी स्पिरिचुअल आई इतनी पावरफुल नहीं है। जियोन जो है वो हॉरेंग की बात सुनने के बाद से कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए,
लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद क्यों करूंगा, मुझे यहाँ पर इसके बदले में क्या मिलेगा? अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ, मैं बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अपनी स्पिरिट की मदद से तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर इस लड़के ग्योमसा के साथ किया, बिल्कुल तुम्हारे साथ भी वैसा कर सकता हूँ। और उसके बाद तुम मेरी पपेट बन जाओगे, जैसे मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हारेंग उसे कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, अगर तुम चाहो तो तुम ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन अगर तुमने एक कदम भी आगे रखा तो तुम्हारे साथ यहाँ पर जो होगा वो तुम खुद ही देख लेना। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। और साथ ही ब्लू स्पिरिट भी उसे कहती है कि लड़के हिलना मत, लेकिन हमारा जॉन उसकी बात सुनने से पहले थोड़ा सा हिल जाता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर कट लग जाता है। तो जॉन अपने आसपास वहाँ पर सेंस करता है, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल थ्रेड होता है, यानी कि बहुत ही बारीक सा धागा होता है, पूरे रूम के अंदर वहाँ पर धागा होता है। तो जॉन कहता है कि अब ये क्या है। हारेंग उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आई, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ अपनी स्पिरिट की मदद से मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करके मुझे अपना पपेट बना लोगे? मैं ये होने नहीं दे सकती, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अभी तुम्हारी जान ले सकती हूँ, अपने धागे की मदद से तुम्हारी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ। पर जॉन उसे कहता है तो तुमने यहाँ पर पहले से एक चाल चल दी, यानी कि तुमने यहाँ पर एक हिडन ट्रिक को यूज किया है, तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है। तो हमारे जॉन के इर्द गिर्द रूम के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, और वो थ्रेड्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे उसकी गर्दन भी कट सकती है। तुम्हारा जॉन वहीं पर रुक जाता है। ब्लू स्पिरिट से कहती है मुझे लगता है कि ये लड़की यहाँ पर एक बहुत ही महान असैसिन की टेक्निक को यूज कर रही है, एक असैसिन जिसे डेथ किंग कहा जाता था, ये उसकी लिनेज को यूज कर रही है, यानी कि ये टेक्निक वही यूज करता था। तुम्हारा जॉन जो होता है उन दागों को देखने के बाद उसको रिपीट करता है और कहता है कि तो ये डेथ किंग की लिनेज है। ये बात सुनने के बाद हारेंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये डेथ किंग की लिनेज है, तुम डेथ किंग के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डेथ किंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वो उसे कहती है कि मेरे पीछे पीछे यहाँ पर सारी बात दोहरा। और इसी के साथ ही हमारा जॉन जो होता है उसके पीछे पीछे वहाँ पर सारी बात दोहरा देता है, क्योंकि वो डेथ किंग को जानती थी कि डेथ किंग वहाँ पर कितना महान असैसिन था, और साथ ही वो थ्रेड वाली टेक्निक को यूज किया करता था। हारेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि डेथ किंग जो कि हमारे सेक्टर का फाउंडर था और उसने हमारे सेक्टर को बनाया था, वो हमारा एंसेस्टर भी है। और ये वाली टेक्निक जो है सिर्फ उसके डायरेक्ट डिसाइपल्स या फिर उसके डायरेक्ट एंसेस्टर्स को, डिसेंडेंट्स को ही दी जाती है। यानी कि जैसे कि मुझे यहाँ पर जो टेक्निक दी गई है, इसका मतलब यह है कि इस टेक्निक के बारे में और कोई भी नहीं जानता। तो फिर यहाँ पर इस लड़के को कैसे पता चला, ये डेथ किंग को कैसे जानता है? ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इसी के साथ ही हारेंग जो होती है वहाँ पर हमारे जॉन से कहते हैं कि अब यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने वाली हूँ। मैं तुमसे पूछूंगी और तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि यहाँ पर डेथ किंग के बारे में तुम कैसे जानते हो। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर करूंगी और टॉर्चर करती रहूंगी। लेकिन हमारा जॉन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त पाँव मारता है, जिसकी वजह से नीचे का ग्राउंड टूटता है। नीचे का ग्राउंड टूटने के साथ उसका बैलेंस हट जाता है, जिसकी वजह से वो थ्रेड जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तुम्हारा जॉन बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ा था ताकि जाकर उसे पंच मार सके। जब वो आगे की तरफ बढ़ आता है, इसी के साथ दिखाता है कि हारेंग अपनी तरफ अपने पास एक नाइफ को सामने की तरफ फेंकती है। वो साथ ही वहां पर हमारा जॉन उस नाइफ के अटैक को अवॉइड कर लेता है, फिर साथ ही वो दूसरा नाइफ फेंकते हैं। दोनों नाइफ के अटैक्स को अवॉइड करने के बाद हमारा जॉन जो होता है अपना हाथ उसके करीब ले आता है, और उसके करीब पहुंचने के बाद हमारा जॉन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि इसी के साथ दिखाते हैं कि हारेंग ऊपर की तरफ जंप कर जाती है, और ऊपर जंप करने के बाद उसके हाथ में उसका नाइफ होता है, और वो अपने नाइफ के साथ उसके सर में जैसी वहां पर अटैक करने वाली होती है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, कम से कम तुम यहाँ पर ग्योमसा से तो फास्ट ही हो, यानी टैटू वाले लड़के से तो काफी ज्यादा फास्ट हो। तुम्हारा जॉन जो होता है वहीं पर अपने दांतों के बीच वहां पर उसके ब्लेड को पकड़ लेता है। तो जॉन जैसे वहां पर उसके ब्लेड को अपने दांतों के साथ पकड़ लेता है, इसी के साथ ही अपने दूसरे हाथ के साथ उसका गला पकड़ लेता है और वहां पर हारेंग को गले से पकड़कर वहीं पर दीवार के साथ पटकाता है और उसे कहता है कि अब तुम कहां पर जाओगी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और साथ ही उसके ब्लेड को वहां पर मुंह से नीचे फेंकता है, फिर साथ उसे कहता है कि ये क्या, तुमने तो यहाँ पर मेरा गला काटने की तैयारी की हुई है। इसी के साथ दिखाता है कि हमारे जॉन के गले के ऊपर भी एक थ्रेड होता है, उसने एक बारीक धागा जो होता है हमारे जॉन के गले के इर्द गिर्द लपेट दिया होता है। तो वो उसे कहता है कि तुमने ये कब कर दिया? तो वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर जल्दी से मेरा गला छोड़ो, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर डालूंगा और इसी के साथ ही डालूंगी, और उसी के साथ ही ये धागा जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तुम्हारी गर्दन काटकर ग्राउंड के ऊपर पड़ी होगी। तो जल्दी से यहाँ पर बकना स्टार्ट करो कि तुम्हें यहाँ पर डेथ किंग के बारे में कैसे पता चला। तुम्हारा जॉन इसी के साथ ही अपनी डेथ की एनर्जी को रिलीज करता है और साथ ही उसके धागे के अंदर अपनी डेथ की एनर्जी को डाल देता है, जिसकी वजह से उसका धागा जो होता है उसके अंदर सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। क्योंकि हमारे जॉन को यहाँ पर ये बात पता चलती है कि उसकी डेथ की के अंदर, यानी उसके जो ब्लड और उसकी डेथ की है उसके अंदर एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से वो दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को डिसिपेट कर सकता है। और इसी के साथ हमारा जॉन जो होता है उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे हारेंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा काम की बंदी हो, अब यहाँ पर तुमने अपने टेस्ट को पास कर लिया, मैं तो यहाँ पर यही चेक कर रहा था कि तुम यहाँ पर मेरी टीममेट बनने के लायक हो या नहीं। जॉन उसे कहता है कि पहले मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि तुम्हें यहाँ पर सोहा को दे दूं ताकि सोहा यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें खुद से यूज करने वाला हूँ। तो मुझे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। और इसी के साथ हमारा जॉन जो होता है अपनी गाल के ऊपर लगे हुए कट के अंदर से ब्लड निकालता है, उसे अपने अंगूठे के ऊपर लगाता है, साथ ही अपना अंगूठा जो होता है वो वहां पर हारेंग के मुंह के अंदर डाल देता है, यानी कि उसका ब्लड उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे ब्लड उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके ब्लड के अंदर पॉइजन होता है, जिसकी वजह से हारेंग वहीं पर जबरदस्त झटका लगता है। वो चलाकर उसे कहती है तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, कहीं तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन तो नहीं डाल दिया? ये कैसा, किस किस्म का पॉइजन था? तुम्हारे ब्लड के अंदर पॉइजन था। जॉन इसी के साथ उठकर खड़ा होता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है और उसे कहता है कि मुझे बस यहाँ पर तुमसे एक चीज चाहिए कि तुम यहाँ पर मेरी पालतू कुत्ती बन जाओ। अगर तुम यहाँ पर मेरे हर एक ऑर्डर को फॉलो करती हो और अगर यहाँ पर तुम मेरा साथ देती हो तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पावर्स भी देने को तैयार हूँ। मैं सोचूंगा कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स देनी है या नहीं। तो इसी के साथ ही हारेंग उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ पर वैसे भी सबके लिए मान जाती। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर लोगों के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता और स्पेशली तुम्हारे ऊपर था, तुमने यहाँ पर भी मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम्ही ने तो कहा
था कि तुम यहाँ पर हर किस्म की प्राइस पे करने को तैयार हो, तो यही समझ लो कि ये तुम्हारी प्राइस है। उसी के साथ ही वो जब उसकी आंखों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उसकी आंखों के अंदर उसे किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। और इसी के साथ उसे बैकग्राउंड की एक बात याद आती है, जब उसने अपने फादर से पूछा था, फादर ये किलिंग डिस्पोजिशन क्या होती है, तो उसके फादर ने उसे बताया था कि जिंदगी में तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कि यहाँ पर इंसानों को मारने और उन्हें टॉर्चर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। वो एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम लोग किलिंग डिस्पोजिशन कहते हैं। एक बहुत ही पावरफुल इंसान तो नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पर इतना हास होगा कि वो किसी को मारने से पहले हिचकिचाएगा नहीं और उसे टॉर्चर करने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा। ऐसे लोग जो होते हैं ये मिलियंस में कोई एक होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है तो उसके साथ निगोशिएट करने की कोशिश मत करना, बस वहां से भाग जाना, क्योंकि वो जो होते हैं वो निगोशिएट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होते। अगर वो निगोशिएट करेंगे भी तभी वो अपने फायदे के लिए करेंगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, दूसरों को टॉर्चर करना, क्योंकि उनके अंदर कोई भावना नहीं होती। दूसरों को मारकर भी उन्हें कुछ फील नहीं होता, सिर्फ उन्हें मजा आता है। हारेंग वहां पर अपने फादर की बातें याद करने के बाद जियोंग की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि फादर ने जिस किलिंग डिस्पोजिशन वाली स्पेशल पावर के बारे में बताया था, इस वक्त वो डीमन मेरे सामने खड़ा है। यही वो इंसान है जो यहाँ पर दूसरों को टॉर्चर करने या फिर उन्हें मारने से पहले सोचता भी नहीं। हारेंग और इसके साथ साथ जियोंग साहब वो दोनों अब यहाँ पर उसके साथी बन चुके हैं। तुम्हारा जियोंग होता है रूम से बाहर निकलता है तो वो दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं और वो सभी को वहां पर दिखाना चाहता है कि उसके ग्रुप के अंदर अब 3 लोग हो चुके हैं। तो सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर 3 पावरफुल लोगों ने एकजुट कर लिया, यानी कि उन्होंने ग्रुप बना लिया है, तो हमारे जीतने के चांसेस तो और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। फिर साथ ही यहाँ पर उसके फोर्थ ब्रदर को दिखाते हैं कि फोर्थ ब्रदर साइड के ऊपर खड़ा है, सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर उन दोनों को अपने साथ मिला लिया। और साथ ही वो अपने रूम के अंदर वापस आता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है हम लोग यहाँ पर चलो ठीक है सगे भाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसने वहाँ पर जो कुछ भी किया वो वहाँ पर बिल्कुल ही मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से उसने वहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए कहा था, यानी कि हम दोनों की टीम्स को आपस में भिड़ा दिया। वहाँ पर मैं मर भी सकता था, इसका मतलब यह कि उसे मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वाकई में सीरियस था कि मैं वहाँ पर मर भी जाता तो क्या उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना था। इसी के साथ यूचन वहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता और कहता है कि चलो छोड़ो उसको, मुझे लगता है कि उसे पहले भी यहाँ पर मेरी परवाह नहीं थी और अब जबकि वो यहाँ पर है तो उसे यहाँ पर मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं है, तो मुझे खुद ही यहाँ पर अपना ध्यान रखना होगा। अब मुझे यहाँ पर खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मैं अपनी टीम बनाऊंगा और खुद से यहाँ पर टेस्ट को पास करूंगा। इसी के साथ ही यूचन वहाँ पर सोच रहा होता है कि जब मैंने यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था कि मैं सुप्रीम राम का एक मास्टर हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब सभी लोगों की कल्टीवेशन को अनलॉक किया गया तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ जो कि सुप्रीम पीक बार है। यहाँ पर मेरे अलावा बहुत सारे मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं जिन सभी की कल्टीवेशन लेवल सुप्रीम पीक बार है, यानी कि यहाँ पर वो सभी लोग मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा और वहाँ पर स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा होता है। जब वो वहाँ पर अपनी फैमिली की टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहा था, इसी के साथ एक लड़का उसके रूम के अंदर आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो मुझे लगता है कि तुम मार्क्स वर्ड फैमिली से हो। वो लड़का जो वहाँ पर आकर खड़ा होता है उसका नाम मा सैंग होता है। तो यूचान उसे कहता है कि मा सैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम वाकई में मार्क्स वर्ड फैमिली से हो? लेकिन मार्क्स वर्ड फैमिली वो तो राइटियस फैमिली है, फिर तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो? क्योंकि ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन ये तो एक ऑर्थोडॉक्स यानी अनऑर्थोडॉक्स यानी कि डिमोनिक सेक्टर है, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी राइटियस फैमिली ने यहाँ पर बाकी सभी राइटियस म्यूजियम को धोखा दिया है? क्या तुम लोग यहाँ पर गद्दार हो चुके हो? कि मा सैंग नाम का एक लड़का जो होता है वो यूचान के रूम के अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मार्क्स वर्ड फैमिली की टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हो? तो इस बात से यूचान काफी ज्यादा हैरान होता है। तो उसे कहता है कि तुम रूम के अंदर कैसे आए? तो उसे कहता है पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि तुम यहाँ पर मार्क्स वर्ड फैमिली की टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहे हो। मार्क्स वर्ड फैमिली वो तो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है यानी कि एक राइटियस फैमिली है, फिर तुम यहाँ पर डिमोनिक पवेलियन में क्या कर रहे हो? और इसी के साथ यूचान यहाँ पर मा सैंग के बारे में बताता है कि मा सैंग एक ऐसा दोस्त है जो यहाँ पर इस कंपटीशन के दौरान ही मुझे मिला था, यानी सेकंड ट्रायल के दौरान मुझे मिला था और उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। तो सेकंड ट्रायल में इस लड़के ने खुद ही आकर हमारी मदद की थी, इस लड़के ने खुद आकर मेरी मदद की और साथ ही मुझे यहाँ पर बचने में भी काफी ज्यादा हेल्प की थी। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा करता हूँ कि ये मेरा दोस्त है। और लेकिन अब यहाँ पर अचानक से आकर मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है? तो यूचान वहाँ पर चुप करके खड़ा होता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मैं मार्क्स वर्ड फैमिली से हूँ? तो मुझे कहता है कि मुझे यहाँ पर पता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने यहाँ पर म्यूरियम अलायंस को धोखा दिया है कि तुम लोग यहाँ पर अब यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस को छोड़कर तुम लोग डिमोनिक पवेलियन को ज्वाइन करना चाहते हो? तो यूचान आगे से फिर से खामोश हो जाता है। जैसे वहाँ पर खामोश होता है तो उसी के साथ ही मा सैंग उसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम लोग गद्दार हो। यूचान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग गद्दार नहीं है। तो मा सैंग कहता है तो फिर बताओ ना कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर इस ट्रायल के एंड के ऊपर क्या होने वाला है? क्या तुम यहाँ पर ह्यूमन एंड अर्थ एसोसिएशन के एक हायर अप बनना चाहते हो? तो वो कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहता है अच्छा तो ये बात है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता ही नहीं है। तो मा सैंग उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस ट्रायल के खत्म होने के बाद यानी तीसरा ट्रायल पास कर लेने के बाद क्या होगा? क्या तुम्हें पता है कि जो बच्चे यहाँ पर तीसरे ट्रायल को पास कर जाएंगे उन सभी को यहाँ पर ह्यूमन एंड अर्थ एसोसिएशन को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा? ना सिर्फ इसे ज्वाइन करने का मौका मिलेगा बल्कि हम लोग 5 ह्यूमनली किंग्स के डिसाइपल बन सकते हैं या फिर हम लोग 3 सेक्टर लीडर्स के डिसाइपल बन सकते हैं। वो पर्सनली यहाँ पर हमें अपने डिसाइपल के तौर पर चूज करेंगे। तुम्हारा यूचान उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो इस सब के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है। और वो परेशान होकर वहीं पर बैठ जाता है और साथ ही वो सोच रहा है मैं यहाँ पर यही तो सोच रहा था कि यार इस कंपटीशन में सभी लोग अपना जी जान क्यों लगा रहे हैं? आज उन सभी लोगों को यहाँ पर एक दूसरे को मारने की इतनी क्या फिक्र पड़ी है? क्या जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए था? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के यहाँ पर हायर अप बनने के लिए था। यानी कि वो लोग अगर यहाँ पर जिंदा बच जाते हैं तो उन्हें काफी बड़ा ओहदा मिल सकता है। 5 किंग्स या फिर यहाँ पर तीनों सेक्टर्स के सेक्टर मास्टर के डिसाइपल बनने का ओहदा जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और अगर यहाँ पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि म्यूरियम अलायंस में वो एक बिग शॉट बन सकते हैं। तो मा सैंग उसे कहता है कि तुम्हारे रिएक्शन को देखकर तो
लगता है कि तुम्हें वाकई में सबके बारे में पता नहीं था, अब बताओ कि तुम यहाँ पर इस जगह के पर पहुंचे कैसे। तो वो कहता है कि मुझे और मेरे भाई को यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर लाया गया है। तो वो कहता है अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर लाया गया है, लेकिन वो लोग एक हॉस्टेज को इस जगह के पर ट्रायल में क्यों भेजेंगे। तो यूचान उसे कहता है कि मुझे सबके बारे में कैसे पता होगा कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है। तो ये बात सुनने के बाद मा सेंग उसे कहता है अच्छा तो ये बात है। इसके साथ ही हमारा यूचान उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो वो उसे कहता है खामोश हो जाओ, मैं नहीं चाहता किसी को इस बारे में पता चले। और इसी के साथ ही वो खिड़की जाकर बंद करता है और कहता है कोई भी यहाँ पर हमारी बात को सुनेगा नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी भी तुम्हारे पर पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे अपनी सारी बात बता भी दी। लेकिन अब जबकि तुम मार्क्सवर्ड फैमिली से हो और मुझे लगता है कि मार्क्सवर्ड फैमिली कभी गद्दारी नहीं करेगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। तो वो कहता है कि क्या बताने वाले हो। तो मा सेंग उसे कहता है कि मैं हिडन फोर्स से हूँ, क्या तुमने ऑर्थोडॉक्स अलायंस की हिडन फोर्स के बारे में सुना है, मैं एक स्पाई की तरह यहाँ पर आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मैं यूचुन बहुत ज्यादा हैरान होता और कहता है ऑर्थोडॉक्स अलायंस के अंदर भी 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टर्स में से एक हिडन पवेलियन है, यानी कि उसे हिडन फोर्स कहते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा से कहते आए हैं कि हिडन फोर्स के नाम की कोई भी ऐसी पवेलियन नहीं है, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन असल में वो है, वो यहाँ पर शैडोज में काम करते हैं और अपने स्पाइस की मदद से यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स में घुसकर इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाते हैं। और आज मैं यहाँ पर हिडन फोर्स के एक स्पाई को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। तो वो लड़का उसे बताता है कि मैं हिडन फोर्स से यहाँ पर इस जगह के ऊपर इस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आया हूँ। तो उनसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये तो एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन कोई किसी को क्यों देगा। तो मा सेंग उसे कहता है क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें ये सारी बात बता रहा हूँ। और ये सब कुछ तुम्हारे उस ब्रदर की वजह से हुआ है, मॉक ग्योंगवून की वजह से हुआ है। हम लोग यहाँ पर टोटल 16 लोग थे, हम टोटल 16 लोग यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और पहले ट्रायल को पास कर लिया था। दूसरे ट्रायल में तुम्हारे उस ब्रदर मॉक ग्योंगवून ने हमारे 11 लोगों को मार डाला और हमारे 11 लोगों के मरने के बाद हमारे पास लोगों की कमी हो गई। और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारा साथ दो, क्योंकि तुम भी यहाँ पर राइटियस और हम लोग भी राइटियस, और तुम यहाँ पर हमारा साथ दोगे तो हमारे पास फिर से यहाँ पर 6 लोग हो जाएंगे। यूचुन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा बदल गया है। इसी के साथ ही मा सेंग उसे कहता है कि पहले मुझे यहाँ पर लगा था कि वो तुम्हारा भाई है तो फिर तुम उसकी साइड लोगे, लेकिन जब मैंने देखा कि उसने अपनी टीम बना ली और साथ ही मैंने लास्ट टाइम देखा था कि वो तुम दोनों की टीम्स को वहाँ पर आपस में फाइट करवा रहा था और उसने वहाँ पर तुम्हें भी मरने पर मजबूर कर दिया था। इसका मतलब यह कि वो तुम्हारी साइड के पर तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिर उसके साथ मसला क्या है, लगता है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। क्या तुम अभी भी यहाँ पर अपने हाफ ब्रदर को बचाना चाहते हो। तो वो कहता है क्या तुम इस बात का क्या मतलब है, कहता क्या तुम उसे मारने वाले हो। तो मा सेंग उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, लेकिन उसे तो मरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्लान को वो नाकाम बना सकता है। उसने पहले हमारे काफी नुकसान कर दिया, हमारे इतने लोगों को मारकर, और अब यहाँ पर उसका मरना जो है वो पक्का है। तो इसी के साथ ही हमारा यूचान उसे कहता है क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना पागल है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी हिडन फोर्स के अंदर एक स्पेशल स्क्वाड है जिसे हम लोग यहाँ पर बहुत ही खास स्क्वाड कहते हैं। हमारी स्क्वाड के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल उसी की तरह पागल हैं, और वो लोग भी यहाँ पर ऐसे ही काम करते हैं जिस तरह से ये करता है। और वहीं पर एक लड़की को दिखाता है कि वो लड़की जो होती है वो हमारे जॉन के रूम की तरफ जा रही होती है, और वो लड़की जो होती है उसे यहाँ पर मॉन्स्टर स्क्वाड कहा जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर स्क्वाड की एक मेंबर होती है। तो उसके बारे में वो बता रहा होता है कि वो लड़की जो है बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो यहाँ पर इस हमारे स्पाई के ग्रुप में वो भी शामिल है, वो भी यहाँ पर किसी को मारने से पहले सोचती नहीं है। और इसी के साथ ही वो जॉन के रूम के अंदर जाती है और साथ ही वो उसे बताता है कि उसकी एक हॉबी है कि वो यहाँ पर जिसके देखती है जो उसे पसंद आता है वो उसके साथ सो जाती है। हालांकि ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन इसके बावजूद वो जिसके साथ सोती है उसको मार डालती है। सेम टाइम के पर वो लड़की जो होती है वहाँ पर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है हमारा जॉन सामने बैठा होता है, तो उसे कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हारा नाम मॉक ग्योंगवून है। तो वो कहता है हाँ मेरा नाम मॉक ग्योंगवून है। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करने के लिए आई हूँ, और साथ ही वहीं पर दरवाजे में खड़े होकर वो अपने कपड़े उतार देती है और उसे कहती है कि चलो बिस्तर पर बात करते हैं। हमारा जॉन जो होता है उसे देखने के बाद कहता है वाह। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है उसमें दिखाते हैं कि हमारी सोहा और उसके साथ हमारा जॉन दोनों वहाँ पर उस लड़की को बिस्तर के ऊपर लिटा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जॉन ने उसे पंच मारकर बेहोश कर दिया होता है। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने इस लड़की को बेहोश क्यों किया। तुम्हारा जॉन कहता है तो और मैं क्या करता, ये लड़की अचानक से दरवाजे में आई, अपने कपड़े उतारकर इसने मेरे पर जंप लगा दी, और मैं यहाँ पर इसको मारता नहीं तो फिर क्या करता, इसने मेरे पर अटैक किया था। जबकि ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि बेवकूफ कहीं कि ये तो तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेट करना चाहती थी, फिर ऐसा नहीं था तो फिर यहाँ पर अपने कपड़े की उतारती। तो सोहा भी उसे कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वो साथ बेचारा बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। जॉन कहता है क्या बताओ कि अब इसका करना क्या है। यहाँ पर इसको जगाओ और से पूछो कि आज यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। आज इसने यहाँ पर आकर कपड़े के उतारे थे। और इसी के साथ ही सोहा उसे कहती है कि रुको मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इसी के साथ सोहा उसे कहती है कि ये लड़की मुझे दे दो, और इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं कि मा सेंग और यूचान दोनों भागते हुए सीधे उसके रूम की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो लड़की जो है वहाँ पर उसे उसके साथ डुअल कल्टीवेट करने के बाद जॉन को मार डालेगी, इसी वजह से वो उसे बचाने के लिए आ रहे होते हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूचान जो होता है वहाँ पर मा सेंग के सामने घुटने टेकता है, उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने ब्रदर को मरता हुआ नहीं देख सकता। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ हाफ ब्रदर है, उसने मुझे मारने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बावजूद मेरा ब्रदर है और मैं नहीं चाहता कि हमारी मार्क फैमिली से कोई मर जाए, इसी वजह से मैं उसे बचाना चाहता हूँ। मैं उसे बात करूंगा और उसे बात करके उसे अपनी साइड के ऊपर लेने की कोशिश करूंगा। मैं उसे बात करूंगा ताकि वो यहाँ पर दूसरों को मारना छोड़ दे और हमारी साइड के ऊपर आ जाए। तो मा सेंग उसकी बात मान लेता और कहता है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी उसके रूम में जाना होगा, जाकर उस मॉन्स्टर लड़की को रोकना होगा ताकि वो हमसे हमारे जाने से पहले उसे मार ना दे। लेकिन मा सेंग और उसके साथ साथ यूचान दोनों भागते हुए सीधे जॉन के रूम की तरफ जा रहे होते हैं ताकि जाकर उसे उस लड़की से बचा सके। लेकिन जैसे ही वो लोग गैलरी में पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहले से बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर किसी चीज को देख रहे होते हैं। तो वो लोग भागते वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। लगता है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि उन गार्ड्स ने वहाँ पर कुछ लड़कों को पकड़ लिया होता है। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो मा सेंग उन लड़कों को देखते पहचान लेता है और कहता है
है कि ये क्या, ये तो हमारे साथी हैं, यानी कि ये वो स्पाइस हैं जो कि म्यूरियम अलायंस की तरफ से यहाँ पर भेजे गए थे। लेकिन इन सभी को यहाँ पर पकड़ा कैसे गया होगा? तो वहाँ पर दो लड़कों को उन्होंने पहले से पकड़ लिया होता है और इस बात से मासेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है, जबकि यूचान कहता है कि ये क्या, हिडन फोर्स के स्पाइस को यहाँ पर कैसे पकड़ लिया गया। और इसी के साथ ही वहाँ पर दिखाता है कि जियोन सामने खड़ा होता है, उसके गार्ड जो होता है वहाँ पर उसके कंधे के ऊपर टैप कर रहा था और उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर स्पाइस को पकड़ पाए। और साथ ही वो मॉन्स्टर लड़की उसके साथ खड़ी होती है। तो यूचान कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, ये कैसे हुआ, इसने यहाँ पर इन सभी को कैसे पकड़वा दिया। और इसी के साथ ही मासेंग उसे कहता है कि तुम्हारे भाई ने फिर से यहाँ पर काम खराब कर दिया। और इसी के साथ ही मैं रूम के अंदर का सीन दिखाता है थोड़ी देर पहले, जब यहाँ पर सोहा ने कहा था कि मैं इस लड़की की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती हूँ। जब सोहा उस लड़की की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है तो उसके बाद उसकी मेमोरीज के अंदर झांकने के बाद वो अपने मास्टर को बताती है कि मास्टर ये एक स्पाई है जो कि म्यूरियम अलायंस की तरफ से यहाँ पर भेजी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ ऐसे स्पाइस हैं जो कि यहाँ इस जगह के ऊपर घुसे हुए हैं, वो सभी लोग यहाँ पर इस जगह से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। साथ ही सोहा से कहते हैं कि मैं इस औरत की मेमोरीज के अंदर जानकर सब कुछ देखा है और मुझे पता है कि इस वक्त उनके 4 लोग अभी तक यहाँ पर हैं। इसके अलावा 3 और मेल हैं जो कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर स्पाई बनकर रह रहे हैं, जबकि बाकी के सभी लोग मर चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद ब्लू स्पिरिट कहते हैं कि ये किस किस्म की स्पाई फैमिली है जिसमें यहाँ पर इसको बाकी सभी के बारे में पता है। स्पाइस को यहाँ पर एक दूसरे के चेहरे के बारे में पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं होता। तो जियोन कहता है कि हाँ ये बात तो मुझे भी पता है, एक स्पाई होने का मतलब होता है कि अपने आप को छुपा कर रखना। और इसी के साथ ही हमारा जियोन कहता है कि चलो छोड़ो, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स और नॉन ऑर्थोडॉक्स के लोग आपस में फाइट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे के ऊपर नजर रखते होंगे। हमारा जियोन से कहता है कि वैसे मुझे इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम यहाँ पर दोनों तरफ से हो, तुम राइटियस भी हो, डिमोनिक भी हो। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्केरी चीज है क्योंकि ऑर्थोडॉक्स के लोगों को लगता है कि वो ठीक है और नॉन ऑर्थोडॉक्स के लोगों को लगता है कि वो ठीक है। दोनों साइड के लोगों को लगता है कि वो लोग ठीक है, लेकिन दोनों यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी तो एक दूसरे के साथ भिड़ भी जाते हैं। जियोन से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ आ रही है जो भी तुम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इस लड़की का क्या करूं। ब्लू स्पिरिट से कहता है कि उन लोगों ने यहाँ पर इस लड़की को जो कि स्पाई है तुम्हारे पास इसलिए भेजा होगा ताकि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। उन्हें लगता होगा कि तुमने यहाँ पर उनके बहुत सारे लोगों की जान ली, इसी वजह से वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। तुम्हारा जियोन कहता है कि उन लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छा फैसला किया मुझे मारकर अपने रास्ते से हटाने का, लेकिन अफसोस उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। और इसी के साथ ही सोहा से कहते हैं कि मास्टर अब मैं क्या करूं, क्या बाकी के तीनों को जाकर मार डालूं। तुम्हारा जियोन से कहता है नहीं, मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। अगर मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर अपनी पकड़ जमानी है तो फिर मुझे कुछ मेरिट पॉइंट्स को हासिल करना होगा। मेरिट पॉइंट्स मुझे कैसे मिलेंगे अगर मैं बाकी के स्पाइस को यहाँ पर पकड़वा देता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जियोन से कहता है कि अब मेरे साथ आ जाओ। वो अपने साथ लेकर वहाँ पर बाहर आता है और आकर गार्ड्स को सब कुछ बता देता है और गार्ड्स वहाँ पर उन दोनों लड़कों को पकड़ लेते हैं। जबकि इसी के साथ ही मासेंग को दिखाता है कि वो साइड के ऊपर खड़ा होता है। तो हमारे जियोन को वहाँ पर उसके पॉइंट्स मिल जाते हैं और इसी के साथ ही सोहा जो होती है वो मासेंग को भी पहचान लेती है और उन गार्ड से कहती है कि वो रहा वो तीसरा वो बंदा भी स्पाई है। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर से भागने की कोशिश करता है। जैसे वो भागने की कोशिश करता है तो गार्ड्स कहते हैं कि जल्दी से जाकर उसको पकड़ लो और गार्ड उसका पीछा करते हैं ताकि उसे भी जाकर पकड़ सके। जबकि इसी के साथ ही यूचान को दिखाता है कि यूचान बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जियोन ने ये क्या कर दिया। जियोन ने यहाँ पर हिमालय राइटियस अलायंस के लोगों को पकड़वा दिया और हमारा जियोन जैसे वहाँ पर जाने लगता है वो उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर दी, तुमने अपने ही लोगों को यहाँ पर पकड़वा दिया है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मेरे साथ अंदर आओ। और उसे अपने साथ लेकर अंदर आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे पर भी एक लेबल लगा दे कि तुम भी यहाँ पर एक स्पाई बनकर आए हो। तो वो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि इस बात का वही मतलब है जो तुम्हें समझ नहीं आ रही बेवकूफ कहेंगे। क्या तुमने यहाँ पर इस बारे में नहीं सोचा, अब ब्लड वैली का जो मास्टर है उसने यहाँ पर पहले से इन सभी को देख लिया होगा। मैंने यहाँ पर आते ही देख लिया था जब वहाँ पर काप्स ब्लड वैली का मास्टर जो था इन सभी लड़कों की तरफ घूर घूर कर देख रहा था। मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि यहाँ पर काप्स ब्लड वैली के मास्टर को सभी के बारे में पता है कि इनमें से कौन यहाँ पर डिमोनिक और कौन यहाँ पर राइटियस अलायंस की तरफ से एक स्पाई बनाकर भेजा गया है। और जरा खुद सोचकर देखो, अगर तुम उन लड़कों के साथ वहाँ पर काप्स ब्लड वैली के दिख जाते तो इसका मतलब यह कि वो तुम्हारे पर भी इल्जाम लगा सकते थे कि तुम भी यहाँ पर एक स्पाई बनकर आए हो। वो लोग यहाँ पर तुम्हें पकड़ लेते और तुम्हें तो मार ही डालते और साथ में तुम्हारी पूरी की पूरी मार्क फैमिली को यहाँ पर सजा मिलती। बात सुनने के बाद यूचान वहीं पर शांत हो जाता है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अब यहाँ पर शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली है और अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव करना चाहते हो तो फिर मुझसे तो दूर ही रहना। और इसी के साथ हमारा जियोन पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जबकि यूचान उसे कहता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इन ट्रायल्स के खत्म होने के बाद क्या होगा। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसी के साथ ही जियोन वहाँ पर से चला जाता है। जबकि यूचान वहाँ पर सोच रहा है कि क्या वाकई में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि ब्लू स्पिरिट हमारे जियोन से कहते हैं क्यों ना तुम इस लड़की को अभी मार डालो, जी हर बार तुम्हें यहाँ पर रोकता टोकता है। तो जियोन कहता है नहीं, अभी मैं इसे यहाँ पर नहीं मार सकता क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पर इसको मार डालता हूँ तो सभी लोगों को हमारे पर शक हो जाएगा। वो लोग यही सोचेंगे कि मैं मार्क फैमिली से फिर मैंने अपने ब्रदर को यहाँ पर क्यों मार दिया। ऐसे अपने हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं मार सकता। मैं बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तीसरे ट्रायल में ये किसी और के हाथों से मारा जाए। इसी के साथ एक सोल्जर जो होता है वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि मॉक ग्योंगवून। तुम्हारा जियोन कहता है हाँ बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो कहता है कि वैली मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं, वो तुम्हें अपने रूम के अंदर बुला रहे हैं। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है वैली मास्टर से मिलने के लिए जाता है। तो वैली मास्टर जो होता है वो अपना चेहरा देख रहा होता है शीशे में, उसका चेहरा जला हुआ होता है। और इसी के साथ ही वो जल्दी से अपना मास्क पहन लेता है क्योंकि हमारा जियोन उसके रूम के बाहर पहुंच जाता है। तो उसके बाद उसे अंदर बुलाता है। तुम्हारा जियोन अंदर आता है तो उसे कहता है कि आओ आकर बैठो। और हमारा जियोन जो होता है उसके सामने आकर बैठ जाता है। और इसी के साथ ही वैली मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वैली मास्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर यूचान तुम दोनों को यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर लाया गया था, लेकिन उसके बाद हमारे सेक्टर मास्टर ने फैसला किया कि तुम दोनों को यहाँ पर इन ट्रायल्स में भेज दिया जाए। तुम्हारा जियोन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालते हैं और उसकी गर्दन
ग्रैंडपा रखते हुए कहते हैं, लेकिन एक हैरान करने वाली बात ये है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बंदी बनाकर लाया गया था तो फिर बताओ कि तुमने यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के स्पाइस को क्यों पकड़वाया? तुमने यहाँ पर कोई ऐसा जवाब दिया जिससे मैं कन्विंस हो सकूं तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें यहीं पर इस जगह के ऊपर मार डालूंगा। हमारा जॉन जो होता है उसकी तलवार की तरफ देख रहा होता है कि उसने इतनी तेजी के साथ तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और साथ ही उसकी तलवार के अंदर से बर्निंग सेंसेशन निकल रही होती है। तो वो कहता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, ये काफी ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। इसी वजह से तो ब्लू स्पिरिट मुझे बार बार कह रही थी कि अभी मुझे यहाँ पर बहुत सारा लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि सुप्रीम पीक में और उससे भी ज्यादा आगे लेवल पर हैं। इसी के साथ ही हमारा जॉन वहाँ पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर से क्या जवाब दूं। इसी के साथ ब्लू स्पिरिट जो होती है वो रिएक्ट करती है। तुम्हारा जॉन कहता है कि ब्लू स्पिरिट अब तुम्हें क्या हुआ, और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट जो होती है उसे कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ जानती हूँ, अगर तुम यहाँ पर बचना चाहते हो तो जैसे मैं कहती हूँ कि बिल्कुल वैसे ही कहना, जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे रिपीट करो। तुम्हारा जॉन कहता है अच्छा ठीक है। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं फिर से उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्दन काटूं और उसके बाद तुम मुझे जवाब दोगे? तो इसी के साथ ब्लू स्पिरिट उसे कहती है क्या ली हाउस होल्ड के लोगों ने यहाँ पर अपनी फेरी डांट की को कंट्रोल करना सीख लिया? तुम्हारा जॉन जैसे वहाँ पर उसके वर्ड्स को रिपीट करता है तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला? तुम्हारा जॉन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता होगा? तुम्हारी तलवार के अंदर से स्कारलेट फ्लेम निकल रही है और स्कारलेट फ्लेम स्वर्ड टेक्निक है, और ये वाली टेक्निक जो है ये ली हाउस होल्ड की स्पेशल टेक्निक यानी ली फैमिली की टेक्निक है। तो वैली मास्टर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इस टेक्निक के बारे में और मेरे ली फैमिली से होने के बारे में सिर्फ और सिर्फ सेक्टर मास्टर और कुछ खास लोग जानते हैं। सेक्टर मास्टर ने मेरे ग्रैंडपा से कहा था कि तुम्हें अपनी अगली 4 जनरेशन तक अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना होगा, तभी हम लोग इस बात को मानेंगे कि तुम वाकई में हमारे सेक्टर के साथ यानी हीवन अर्थ एसोसिएशन के लीडर के साथ वफादार हो। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बंदे को सेक्टर लीडर ने भेजा होगा ताकि वो यहाँ पर आकर मेरा टेस्ट ले सके, मैं अभी भी यहाँ पर इनके साथ वफादार हूँ या नहीं। मास्टर ली वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मुझे तो लगा था कि मैंने यहाँ पर अपनी वफादारी साबित कर दी है, लेकिन इसके बावजूद सेक्टर लीडर ने यहाँ पर एक लड़के को भेजा है मेरी वफादारी को चेक करने के लिए। ली जो कि काफ्स ब्लड वैली के लीडर होते हैं वो वहाँ पर हमारे जीवन से कहते हैं कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ली फैमिली से हूँ? तो हमारा जीवन उनसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ली फैमिली से हो, क्योंकि अंदर से वहाँ पर ब्लू स्पिरिट बात कर रही होती है। तो उसे कहता है कि अब तो तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर किंग का टाइटल मिल गया होगा तुम्हारे ग्रैंडपा को, तो फिर यहाँ पर तुम क्या कार्य, तुम्हारा यहाँ पर छोटी सी वैली में क्या काम है? तो इसी के साथ ही मास्टर ली से कहते हैं कि जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, क्या फैमिली हेड ने, सॉरी फैमिली हेड ने, सेक्टर हेड ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? क्योंकि हमारा जीवन उसे कहता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। और इसी के साथ जब हमारा जीवन वहाँ पर उसके सामने वहाँ पर स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, वो लूनार वेन टेक्निक होती है। तो इसी के साथ ही मास्टर ली से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लूनार विन टेक्निक है। लूनार विन टेक्निक जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी लीज को आती थी, यानी कि उनकी जो लॉर्ड हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक उसकी थी, और इसके अलावा ये टेक्निक अभी तक कोई परफॉर्म नहीं कर पाया। और हमारा जीवन जो होता है वहाँ पर उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उसकी डायरेक्टरी जो उसकी तरफ रखता है, जिसकी वजह से उसके वाइटल पॉइंट्स को वहाँ पर हिट होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरे 8 वाइटल पॉइंट्स को हिट किया गया है। मुझे लगता है कि ये वही टेक्निक है, क्योंकि ग्रैंडपा ने एक बार मुझे बताया था कि लूनार विन टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक है कि वो यहाँ पर हमारे 8 वाइटल पॉइंट्स को हिट करती है। हालांकि यहाँ पर तलवार को यूज नहीं कर रहा, सिर्फ उंगली से इसने अपनी एनर्जी को मेरी तरफ डायरेक्ट किया है। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा इस टेक्निक की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। ग्रैंडपा कहते थे कि ये टेक्निक दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक है और दुनिया की सबसे खूबसूरत टेक्निक है। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो और तुमने मुझे देखा भी नहीं होगा, इसी वजह से तुम इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं, तुम इस टेक्निक को पहचान नहीं पाओगे। इस हिसाब से तुम बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ली वामून के ग्रैंडसन लगते हो। तो मुझे बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरे दादाजी का नाम भी जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी के साथ ही अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद करता है। उसके ग्रैंडफादर जो थे वो उसे हमेशा कहते थे कि हम लोग यहाँ पर अपनी लीजन या अपने लॉर्ड को ही सर्व करेंगे। उनकी लॉर्ड जो थी वो लूनार विन टेक्निक की मास्टर थी, यानी कि ब्लू स्पिरिट थी, इसी वजह से उनकी वफादारी उसके साथ थी। अब क्योंकि यहाँ पर लूनार विन टेक्निक की मास्टर यानी ब्लू स्पिरिट को मार दिया गया था, इसी वजह से अगर जो भी कोई उसकी इस वफादारी में था तो वो सभी लोग भी यहाँ पर गद्दार कहलाएंगे। लेकिन इसके ग्रैंडफादर जो थे ये कभी भी यहाँ पर उसकी वफादारी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसी वजह से इनकी फैमिली के ऊपर यहाँ पर गद्दारी का दाग लगा दिया गया था। और यहाँ पर हमारे छोटे ली को दिखाता है कि वो अपने फादर के पास वापस आता है, ग्रैंडफादर के पास। उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि उसे लड़कों ने पीटा होता है। वो सभी लोग उसे गद्दार गद्दार कहकर पुकारते हैं। तो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडपा क्या वाकई में हम लोग गद्दार हैं? तो उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं कि नहीं बेटा जियोम, हम लोग बिल्कुल भी गद्दार नहीं है, हम लोग गद्दार नहीं है, बस हम लोग यहाँ पर अपनी वफादारी को चेंज नहीं करना चाहते। हमारी वफादारी उसके साथ है जिसके साथ हम लोग शुरुआत से रहे हैं, हम लोग लूनार वेन की मास्टर के साथ वफादार हैं। जबकि ली जियोम वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की वफादारी की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं जब भी वहाँ पर जाता हूँ तो दूसरे लड़के मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं, सभी लोग मुझे गद्दार कहते हैं। आखिर यहाँ पर इस वफादारी का फायदा है क्या अगर हमें यहाँ पर इतनी बुरी तरह से इसकी कीमत चुकानी पड़े? तो ली जियोम अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे सर के ऊपर से गद्दारी का दाग कभी मिट नहीं पाएगा। तो उसके ग्रैंडफादर से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वफादारी हमेशा से अपनी लॉर्ड की तरफ ही रहनी चाहिए। हमारी लॉर्ड लूनार वेन थी और हमें यहाँ पर उसी के साथ ही अपना वफादार रहना है। जियोम वहाँ पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की आइडियोलॉजी को कभी नहीं मान सका, मैं कभी भी यहाँ पर उनकी इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना हरास नहीं हो सकता था। सभी लोग मुझे गद्दार कहते, जो बात मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। और इसी वजह से मैंने अपने ग्रैंडफादर से कहा क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी वफादारी को चेंज कर ले, हम लोग जाकर इस वक्त सेक्टर हेड ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन का जो नया लीडर है उसके साथ जाकर वफादारी को शो करवाते हैं, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर से बच सकते हैं। फिर कोई भी यहाँ पर मैं गद्दार नहीं कहेगा। कि ग्रैंडपा आगे से बिल्कुल खामोश रहते हैं और उसे कुछ भी नहीं कहते। तो इस बात से लीजियम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा देखो जरा अपनी हालत देखो, तुम्हारी वफादारी
तुम्हें कहां पर ले आई है। हालांकि वहां पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन में बहुत सारे दूसरे एल्डर्स हैं जिससे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें यहाँ पर किंग का टाइटल मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे किंग के टाइटल तुमसे छीन लिया गया और उसके बाद अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी वैली का मास्टर बना दिया गया है। आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। हमारी जो फैमिली है, हमारी ली फैमिली पहले यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन जब से हमारे पर गद्दारी का लेबल लगा है तब से हम लोग यहाँ पर डाउनग्रेड हो गए और सिर्फ आपकी लूनार वेन की वजह से। मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और उसी के साथ वहां पर से भाग जाता है। जबकि ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बार में समझ आ जाएगी कि जिसके साथ वफादारी शो करवाई जाए उसी के साथ वफादार रहना ही बेहतर है। तो ल्यूजियम कहता है कि उस दिन के बाद से जिस दिन मैं अपने ग्रैंडपा से झगड़ कर गया था, मैंने अपने ग्रैंडपा से बात करना छोड़ दी और उसके बाद मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करता रहा। मैंने मार्शल आर्ट्स को ट्रेन किया और साथ ही मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक मिली जो कि हमारी फैमिली की एक स्पेशल टेक्निक थी जिसे स्कारलेट फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक कहते हैं। स्कारलेट फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक थी कि हमारी फैमिली में ज्यादातर लोग जो है वो 5वें लेवल से उसको ज्यादा मास्टर नहीं कर पाते थे, लेकिन इतनी कम उम्र मैंने यहाँ पर उसे 5वें लेवल तक मास्टर कर लिया था और मैं यहाँ पर उसको 6ठे लेवल में मास्टर करने वाला था और मुझे लगता था कि मैं अपने ग्रैंडपा से भी आगे जा सकता हूँ। मेरे ग्रैंडपा इस वक्त इस मास्टरी में 8वें लेवल पर थे और मुझे लगा कि शायद मैं 9वें और 10वें लेवल को भी पार कर सकता हूँ। और जब मैंने यहाँ पर 5वें लेवल से 6ठे लेवल में ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट किया तो उसके साथ ही वहाँ पर मेरे बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा टॉल पड़ा। हालांकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ने कहा भी था कि यहाँ पर मत करना क्योंकि इसकी फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और तुम यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए संभाल नहीं पाओगे, लेकिन मैंने उसको वहाँ पर प्रैक्टिस किया जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर जल रही होती है। उसकी बॉडी खुद ब खुद अपनी क्रिएट की फायर के साथ जल रही होती है और उसका आधा चेहरा भी वहाँ पर जल जाता है और अगर वो यहाँ पर उसे नहीं रोकते तो उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। और इसी के साथ उसके ग्रैंडपा वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसके ग्रैंडपा और उसके डैड दोनों वहाँ पर आते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हैं क्योंकि दोनों के पास सेम टेक्निक होती है, तो वो उसकी पावर यानी उसकी फायर पावर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा जो होते हैं अपना बलिदान दे देते हैं। ग्रैंडपा वहाँ पर उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पर उसकी फायर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी बॉडी जल जाएगी, लेकिन वो अपने पोते लीजियम को बचाने के लिए वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर सारी की सारी फायर को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर जो होती है वो फ्लो हो जाती है और उनकी बॉडी वहाँ पर जल जाती है और उसके देखते ही देखते उसके ग्रैंडपा वहीं पर उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। लीजियम कहता है कि आज 4 साल के बाद ग्रैंडपा दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए थे क्योंकि 4 साल पहले मैं झगड़कर वहाँ पर फैमिली छोड़कर आ गया था और ग्रैंडपा आज यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया और जहाँ पर हुआ क्या, ग्रैंडपा मेरी वजह से मर गए। और उसके बाद वो कहता है कि मैं पूरा आधा दिन वहाँ पर अपने बिस्तर के ऊपर ही चिल्लाता रहा, दर्द की वजह से नहीं, सिर्फ अपने ग्रैंडपा की वजह से। और फिर मैं अपने फादर के सामने सर झुकाया और उनसे माफी मांगी और कहा कि ग्रैंडपा की मौत मेरी वजह से हुई है, लेकिन फादर ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर इसका जो प्रेशर अपने पर डालने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा ने सिर्फ वैसे तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया है। ग्रैंडपा को पता था कि तुम हमारी जो ली फैमिली है उसका भविष्य हो, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचा दी और अपनी जान दे दी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली का नाम रोशन करना होगा, तुम्हें अब यहाँ पर इस फैमिली का मास्टर बनना है। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने यहाँ पर एक पोएम लिखी थी, ये उनकी आखिरी पोएम है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और इसी के साथ ही लीजियम उस पोएम को पढ़ता है तो उस पोएम के अंदर भी वहाँ पर लूनार वेन की मास्टर के बारे में लिखा होता है, यानी कि उनकी मास्टर जिसको वो सर्व करते थे। और वो वहाँ पर उस पोएम को पढ़ने के बाद कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने यहाँ पर एक मखोटा पहन लिया, मैंने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहन लिया ताकि मैं यहाँ पर दुनिया की नजरों में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन के साथ वफादार दिखाई दूं, लेकिन असल से अंदर में से मैं यहाँ पर लूनार वेन की मास्टर के साथ ही वफादार था और अपनी मास्टर के वापस आने का वेट कर रहा था। तो मास्टर लीजियम जो होते हैं प्रेजेंट में हमारे जीवन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स के बारे में कैसे पता चला, अब जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो। है तुम कौन हो, तुम यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को कैसे जानते हो और लूनार वेन के बारे में तुम कैसे जानते हो, तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें तो यहाँ पर मेरी स्कारलेट टेक्निक के बारे में पता है। जीवन से कहता है कि तुम्हें बताने से ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाई दूं। इसी के साथ हमारा जीवन जो होता है वहाँ पर एक स्पेशल मंत्र बोलता है जिसके साथ वो ब्लू स्पिरिट को वहाँ पर उसके सामने अपीयर करवाता है। ब्लू स्पिरिट जो होती है उसके सामने आती है, तो ब्लू स्पिरिट जैसे उसके सामने आती है उसे देखते ही लीजियम जो होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे एक झटका लगता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा कहते थे कि हमारी मास्टर जो थी यानी लूनार वेन की मास्टर जो थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत थी, वो एक बहुत ही पावरफुल औरत होने के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत भी थी और इस वक्त वो मेरे सामने खड़ी है। और इसी के साथ ही मास्टर लीजियम अपना मास्क उतारते हैं और वहीं पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 60 का एंड हो जाएगा। तो अब क्या यहाँ पर मास्टर लीजियम भी हमारे जीवन के साथ मिल जाएंगे और इसका साथ देंगे, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।